फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 61-59 लंबी स्मृति _1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 61-59 लंबी मेमोरी _1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 61। अध्याय 59 लंबी स्मृति _1। अनुवादक 54,90,90,339। जिंगहोंग दिव्य तलवार कला। काओ रैन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसके अंदर एक बेचैनी सी दौड़ रही थी। एक हाथ से उसने महान कढ़ाई को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसने तेजी से मंत्र पढ़े, जिससे काली ऊर्जा उसके शरीर में घूमने लगी। इसकी शक्ति ने एक बवंडर बनाया जिसने झील के पानी को आकाश की ओर खींच लिया। जैसे ही काली ऊर्जा के बवंडर का अधिकतम व्यास 15 फीट से अधिक हो गया, झील के किनारे अंधेरा छा गया, मानो रात उन्हें निगलने वाली हो। झील की धुंधली सतह पर फैंगवान सबसे चमकदार उपस्थिति बन गया। उसका स्वर्णिम तराजू वाला सफेद पंख वाला लबादा जोर जोर से लहरा रहा था। उसके चारों ओर पहले से ही 36 तलवारें जमा थीं। जिंगहोंग के 36 प्रहारों और ट्रू कॉम्बैट तकनीक ने फैंगवान की गति को चरम पर पहुंचा दिया था। गहन हृदय क्षेत्र के 5वें स्तर पर काओ रैन का सामना करते हुए फैंगवान जरा भी पीछे नहीं रहा, यहाँ तक कि उसने काओ रैन को थोड़ा दबा दिया। अपने दांतों को भींचते हुए काओ रैन ने गुस्से से चिल्लाया और एक भयंकर गति के साथ उसने महान कढ़ाई के मुंह को फैंगवान की ओर निर्देशित किया। एक तूफानी काली ऊर्जा बवंडर फैंगवान की ओर पहाड़ों को ध्वस्त करने की शक्ति के साथ बढ़ रहा था। झील का पानी एक मूसलाधार बारिश की तरह बिखर रहा था, मानो आकाशगंगा नीचे गिर रही हो। लगभग एक साथ फैंगवान ने अपनी तलवार से वार किया। 36 तलवारों ने एक साथ वार किया और शीघ्र ही एक विशाल तलवार क्यूई में विलीन हो गए, जो काली ऊर्जा के बवंडर को भेदते हुए सूर्य को ढकने लगी थी तथा आकाश में भरी आंधी को वाष्पित कर रही थी। धमाका। जिंगहोंग दिव्य तलवार के 36 प्रहारों ने काली ऊर्जा के बवंडर को शक्तिशाली रूप से तितर-बितर कर दिया। काओ रैन ने दोनों हाथों से कढ़ाई पकड़ ली। उसकी आंखों के सामने असीम काली हवा अचानक तितर-बितर हो गई और एक अत्यंत चमकदार विशाल तलवार क्यूई उस पर टूट पड़ी। काओ रैन ने चौंककर उसे रोकने के लिए महान कढ़ाई को उठाया, लेकिन उसने महसूस किया कि एक अजेय महान शक्ति उसके जीवन आत्मा खजाने पर टूट पड़ी। इतना दुर्जय होना। अगर मैं गहन हृदय क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधारण अभ्यासी होता तो मेरा जीवन आध्यात्मिक खजाना तुरंत बिखर जाता। काओ रैन ने दांत पीसते हुए सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी भुजाएं कांप रही थीं। उसे झील से दर्जनों फीट ऊपर पीछे धकेल दिया गया। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं, फिर भी वह जिंगहोंग के 36 प्रहारों की भयानक ताकत को रोक पाने में असमर्थ था। अचानक उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और सहज ही उसने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि फैंगवान उसके पीछे आ रहा है, ऊपर से उसे देख रहा है। उसके हाथ में अभी भी तलवार थी जिससे सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। फैंगवान का चेहरा भावहीन था। उसकी आंखों में ठंडी चमक तेजी से चमक रही थी। उसकी तलवार नीचे की ओर वार कर रही थी। काओ रैन ने तुरंत चकमा दिया, लेकिन सामने और पीछे से हमलों के बीच फंसकर उसकी प्रतिक्रिया अभी भी बहुत धीमी थी। तलवार क्यूई ने उसके लबादे को चीरते हुए उसकी छाती पर एक तिरछी रेखा बना दी, जिससे खून बहने लगा। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीओजी के दृष्टिकोण से फैंगवान के प्रहार से काओ रैन आसमान से नीचे झील में जा गिरा और छपाक से वह पानी में गिर गया, जबकि उसका खून अभी भी हवा में बिखरा हुआ था। काओ रैन के झील में कूदने के बाद उसका महान कड़ाहा भी पानी में जा गिरा। फैंगवान झील में नीचे कूदा और पानी ऊपर की ओर छिड़का। झील के किनारे जियाओजी ने उत्सुकता से देखा। झील के तल पर स्थिति को देखने में सक्षम नहीं होने के कारण वह फैंगवान के लिए चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसे फैंगवान की ताकत पर संदेह नहीं था, बल्कि उसे डर था कि काओ रैन चालाकी का सहारा लेगा। 3 सांसों के बाद झील की सतह अचानक फट गई। 2 आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं, झील के किनारे घास में धंस गईं और 7 फीट लंबी खाई खोद दी। जियाओजी ने अपना सिर घुमाया, देखा कि फैंगवान काओ रैन के ऊपर खड़ा था। उसका दाहिना हाथ इंद्रधनुषी तलवार को उल्टा पकड़ रहा था, जो काओ रैन की छाती में घुसी हुई थी, जबकि काओ रैन ने अपने हाथों से सफ़ेद चमकती तलवार को पकड़ रखा था। उसका मांस फटा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। अपने दाहिने हाथ से इंद्रधनुषी तलवार को उल्टा चलाते हुए फैंगवान ने बिना किसी भाव के दबाव डाला, यहाँ तक कि तलवार के हैंडल को भी घुमा दिया। इस समय काओ रैन की आंखों में युद्ध की इच्छा के रूप में जो दिखाई दिया, वह मारने का डरावना इरादा था। काओ रैन फैंगवान को दूर नहीं धकेल सका। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेलियों में केंद्रित थी। अगर आध्यात्मिक शक्ति की मदद न होती तो उसके हाथ बहुत पहले ही इंद्रधनुषी तलवार से कट गए होते। इंद्रधनुषी तलवार उसके सीने के अंदर घूम रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। अचानक उसने देखा कि फैंगवान के पीछे पतली हवा से 9 तलवारें निकल रही थीं, जिससे उसकी पुतलियां डर से चौड़ी हो गई थीं। रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। फैंगवान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे 9 तलवार रूप अचानक काओ रैन की ओर बढ़े, नीचे झपट्टा मारा और फैंगवान के गाल को छूते हुए निकल गए। प्रतिशत होज़ू। काओ रैन ने जल्दी से चिल्लाया। उसके शब्द निकलने से पहले ही 9 तलवार रूप समाप्त हो गए। उनमें से एक उसके चेहरे से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गया।
उस क्षण काओ रैन को ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। फैंग वान की आंखों में बर्फीली रोशनी गायब हो गई, स्पष्टता लौट आई। अगर उसने लड़ाकू हृदय की साधना नहीं की होती तो इतनी दूरी पर वह समय पर रुकने में सक्षम नहीं होता। यही लड़ाकू हृदय की ताकत थी, सभी विकर्षणों को दूर करके केवल युद्ध की इच्छा बची, जो कि कब्जे जैसी विक्षिप्तता नहीं थी बल्कि पूर्ण तर्कसंगतता के तहत युद्ध की इच्छा थी। इस प्रकार जो जू दो शब्द सुनते ही उसने तुरंत अपना हाथ रोक लिया। ट्रू कॉम्बैट तकनीक की स्थिति में सब कुछ धीमा लग रहा था। यह एक सूक्ष्म भावना थी। फैंग वांग ने उसे जाने नहीं दिया, उसे घूरता रहा, अपनी आंखों से पूछता रहा, क्योंकि 9 तलवार के आकार सामने मंडरा रहे थे। उनकी उत्सुकता से उसका चेहरा दर्द कर रहा था। गहरी सांस लेते हुए काओ रैन ने अनिच्छा से कहा, यह जो जू ही था जिसने मुझे आपका परीक्षण करने के लिए भेजा था। उसे डर था कि आप बहुत घमंडी हैं। वह चाहता था कि मैं आपको सबक सिखाऊं और एक लंबे समय तक चलने वाली स्मृति को प्रभावित करूं। ये बात बताते हुए वह बहुत परेशान हो गए। उसने सोचा था कि किसी जूनियर को धमकाना आसान काम होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे उसकी जान पर बन आएगी। वह वास्तव में जो जू से पूछना चाहता था कि क्या वह चाहती थी कि फैंग वांग ये सबक याद रखे या वह इसे याद रखे। फैंग वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप जिन शियाओ संप्रदाय से नहीं हैं? काओ रान ने कमजोरी से खांसते हुए कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसे आपसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल पहले जो जू जिनजियाओ संप्रदाय में शामिल हो गई थी और उसने मुझे सीलबंद भूमि से भी बचाया था। इसलिए मैं उसका जीवन ऋणी हूँ। इस मामले को इधर उधर मत फैलाओ, अन्यथा यह महान रसातल के भीतर उसके संचालन को प्रभावित करेगा। दरवाज़ा। फैंग वान की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जो जू जिनजियाओ संप्रदाय में शामिल हो गए। लानत है। महान रसातल द्वार में मौजूद सभी लोग, उपसंप्रदाय नेता से लेकर उसके अपने लोग तक, क्या वे सभी गुप्तचर थे? फैंग वान ने इंद्रधनुषी तलवार निकाली और धीरे धीरे पीछे हट गया, जबकि काओ रान खड़ा हो गया, अपने पैरों को पार कर लिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। उसकी छाती खून से लथपथ थी, जिसमें से लगातार ताज़ा खून बह रहा था। तुम वाकई कमाल हो। मैंने तुम्हारे जैसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी। खेती की दुनिया के 7 देशों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहानियों में वर्णित केवल वे महान प्रतिभाएं ही तुम्हारी बराबरी कर सकती हैं। काओ रैन ने विलाप किया, एक आपदा से बचने के रोमांच को महसूस करते हुए। उसका दिल अभी भी हिंसक रूप से धड़क रहा था। फैंग वांग ने ध्यान से सोचा और निष्कर्ष निकाला कि काओ रान शायद उससे झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वह दुश्मन होता तो वे मौत के कगार पर ऐसा बहाना नहीं बनाते। इसके अलावा जिन शियाओ संप्रदाय के साथ उनका कभी कोई लेन देन नहीं था। क्या आप मुझे जिन जियाओ संप्रदाय के बारे में बता सकते हैं? जो जू जिन जियाओ संप्रदाय में क्यों शामिल हुआ? फैंग वांग ने पूछा। काओ रैन ने अपना सिर हल्के से हिलाया, माफ़ करें, मैं नहीं बता सकता। वह नहीं चाहती कि आप जिन जियाओ संप्रदाय के साथ जुड़ें। जिन जियाओ संप्रदाय अच्छाई की ताकत नहीं है और वे जो साजिश रच रहे हैं वह जल्द या बाद में उन्हें दुनिया का दुश्मन बना देगी। फैंग वांग ने यह सुनकर आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले एक संदेश छोड़ दिया। अपने घावों को ठीक करो और फिर अपने रास्ते पर चलो। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वान की पीछे हत्ती आकृति को देखकर काओ रैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन झिझक रहा था। ये नौजवान अपनी उम्र के हिसाब से क्यों नहीं व्यवहार कर रहा था? क्या वह सचमुच 20 साल का भी नहीं था? काओ रैन में फैंग वान को पुकारने का साहस नहीं था। पहली बार उसे एक जूनियर के प्रति भय महसूस हुआ। इसे भूल जाओ, चोटों से उबरो और जल्दी से भाग जाओ। झील के किनारे लौटकर फैंग वान क्यूई को इकट्ठा करने के लिए बैठ गया। जियोजी सरकते हुए आए, उसकी सांप जैसी आंखें काओ रैन पर टिकी थीं। उसे डर था कि वह चुपके से हमला कर सकता है। जियोजी चुप रहा, बस फैंग वान के पास बैठा रहा और काओ रैन को देखता रहा। शाम होने तक, जब काओ रैन ने अलविदा कहा और चला गया, तब भी रास्ते में खून बह रहा था और वह बहुत जर्जर दिख रहा था। मास्टर, क्या हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए? जियोजी ने धीरे से पूछा। फैंग वांग ने सूर्यास्त का आनंद लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि गहन हृदय क्षेत्र की 5वीं परत भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। उसे अब भागने की ज़रूरत नहीं थी। अब वह आधे साल की अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करते हुए साधना पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता था। पिछले कुछ समय से वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे दुनिया भर में भटकना चाहिए या फिर साधना के लिए एक शांत स्थान ढूंढना चाहिए और एक गुफा स्वर्ग को खोजना चाहिए जो वास्तव में उसका अपना हो। ग्रेट एबिस गेट के भीतर उसका निवास अंततः संप्रदाय का था, और जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, कौन जानता है कि लू युवानजुन कोई योजना बनाएगा या नहीं। आखिरकार गुआन क्यूक्सियन संघनन आत्मा क्षेत्र का प्राणी था। वह अब शक्तिशाली तो था, लेकिन अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह महान रसातल द्वार की पूरी तरह उपेक्षा कर सके। उनका दर्शन हमेशा एक चाल छिपा कर रखना था और दूसरों को कभी यह नहीं बताना था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। जियाओजी ने उसकी ओर देखा, फिर झील की सतह की ओर उसकी नज़र का अनुसरण किया। डूबता हुआ सूरज पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था, रोशनी से झिलमिला रहा था, और आदमी और सांप दोनों की आकृतियां धीरे धीरे काली होती जा रही थीं। एक चट्टान के ऊपर जो जू हवा के खिलाफ खड़ी थी। उसने एक बांस की टोपी पहन रखी थी और उसके चेहरे पर घूंघट था।
काओ रैन उसके बगल में खड़ा था, उसका शरीर सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ था, वह बहुत ही जर्जर दिख रहा था, उसका आमतौर पर काला चेहरा पीलापन दिखा रहा था। फैंग वान के साथ अपनी लड़ाई का वर्णन करने के बाद वह खांसी रोकने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारा कुल पुरुष वास्तव में एक राक्षस है। अब मेरी ओर देखो, न केवल मेरी पुरानी चोटें ठीक नहीं हुई, बल्कि मुझे नई चोटें भी लग गई हैं। अगले 20 नहीं 50 सालों में मुझसे तुम्हारे लिए कुछ और करने के लिए मत कहना। काओ रान ने भावनाओं से भरे स्वर में कड़वाहट से कहा। जो जू एक पल के लिए चुप रही और फिर अचानक हंस पड़ी। उसने धीरे से कहा, वह हमेशा मुझे चौंका देता है। इस बार मैंने वास्तव में उसे कम आंका। काओ तियानवांग, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा और तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक करूंगा। इन शब्दों पर काओ रैन की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, सच में? हम महान संत की ग्रोटो स्वर्ग का मामला सुलझ जाने के बाद मैं दानव सम्राट के साथ उत्तरी क्षेत्र में जाऊंगा और फिर मैं आपके लिए 1000 साल पुराना ज़ैड बोना इस लोट्स चुन सकता हूं, जो जू ने उत्तर दिया। ये सुनकर काओ रैन तुरंत मुस्कुराया। संप्रदाय के धर्मगुरु के कदम उठाने से मैं स्वाभाविक रूप से निश्चिंत हूं। लेकिन दूसरी बात, संप्रदाय के धर्मगुरु आखिर कहाँ चले गए हैं? संप्रदाय की स्थापना को 3 साल हो चुके हैं और 4 स्वर्गीय राजाओं के पद आखिरकार कब भरे जाएंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 62-60 दानव सम्राट यिन यांग हुआन मिंग जेंग गोंग _ गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 62-60 दानव सम्राट यिन यांग हुआन मिंग जेंग गोंग _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 62 अध्याय 60 दानव सम्राट यिन यांग हुआन मिंग जेंग गोंग _ अनुवादक 54,96,90,339। संप्रदाय के मुखिया दिव्य ड्रैगन, जितने मायावी हैं उतने ही मायावी भी हैं। वह कहाँ है? मुझे नहीं पता और मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ, जो जू ने उत्तर दिया। उसका स्वर शांत था, उसकी नज़र अभी भी दूरी पर टिकी हुई थी। चट्टान के नीचे एक बंजर भूमि थी, विशाल और अंतहीन। स्वर्ग और पृथ्वी के किनारे पर कभी कभी चमकीली रोशनी के फटने से करीब से देखने पर युद्ध में 2 साधक दिखाई देते थे। उनकी जादुई कलाकृतियों से चमक निकल रही थी। काओ रैन ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फैंग वान की ताकत को देखने के बाद ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग उसकी तुलना में काफ़ी फीके लगते हैं। क्या तुम सच में मुझे धोखा नहीं दे रही हो? क्या वह केवल 3 साल से ग्रेट एबिस गेट के साथ है? जो जू ने धीरे से हंसते हुए कहा, यदि आपको संदेह है तो आप जो चाहें उस पर विश्वास करें। काओ रैन ने ठंडी सांस ली और कहा, हमेशा रहस्यमय ऋषि का किरदार निभाना कितना उबाऊ है। मैं जा रहा हूँ। ये शब्द कहकर वह मुड़ा और चला गया। जो जू ने उसकी ओर देखा और कहा, जाने से पहले हमारा मुख्य काम मत भूलना। काओ रैन ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया, फिर काले कोहरे के भंवर में तब्दील हो गया और तेजी से क्षितिज की ओर उड़ गया। जो जू पीछे मुड़ा और लड़ाई देखना जारी रखा। महान संत की गुफा स्वर्ग में बिताया गया आधा वर्ष अधिकांश साधकों के लिए कष्टदायक था, जहां दिन वर्षों के समान लगते थे, लेकिन जो लोग अत्यधिक शक्तिशाली थे उनके लिए ये समय बहुत कम था। उन्होंने अभी तक महान संत की गुफा स्वर्ग की संपूर्णता का अन्वेषण नहीं किया था। काओ रान के चले जाने के बाद से कोई भी अन्य साधक फैंग वान को परेशान करने नहीं आया था। समय समय पर जादुई जानवर गुजरते थे और उनमें से किसी को भी उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। जियाओजी उन्हें अपने आप संभाल सकता था। जियोजी की राक्षसी क्यूई हर दिन मजबूत होती जा रही थी। अब फैंग वान को भी लगा कि यह जू लैंग से कमज़ोर नहीं है, और यह सिर्फ राक्षसी क्यूई से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। महान संत की गुफा स्वर्ग में इतने सालों के बाद निस्संदेह इसने कुछ असाधारण कौशल विरासत में प्राप्त किए थे। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। फैंग वान ने खड़े होकर आलस से हाथ फैलाया। वह 2 दिन पहले ही स्पिरिट एलिक्सिर दायरे की दूसरी परत तक पहुंच गया था, इसलिए उसने तब से साधना नहीं की थी। इसके बजाय वह अपना समय झील के किनारे जियोजी के साथ खेलकर बिताता था। महान संत की गुफा स्वर्ग की कलाकृति आत्मा द्वारा उन्हें बाहर भेजे जाने की प्रतीक्षा करता था। जियाओजी ने अपने सीने पर अपने लबादे के कॉलर के भीतर आराम किया। जब से उसे पता चला कि उसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट द्वारा दूर भेजा जाएगा, जियाओजी पिछले कुछ दिनों से फैंग वांग से अविभाज्य रहा, हमेशा उसकी बाहों में लिपटा रहा, इस डर से कि उसे दूर भेज दिया जाएगा, जबकि यह महान संत के ग्रोटो स्वर्ग में पीछे रह गया था। युवा स्वामी, अभी और कितना समय लगेगा? जियोजी ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आवाज़ दयनीय रूप से नर्म थी। फैंग वांग ने उसके सांप के सिर को सहलाया और हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता। चिंता मत करो, हम बाहर निकल जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियोजी एक आत्मा बंधन अभिशाप द्वारा उससे बंधा हुआ था और पहले से ही उसका था। आर्टिफैक्ट आत्मा को उस तथ्य को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। इस दौरान जियाओजी ने उसे कई स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने इकट्ठा करने में मदद की थी। उसके दोनों स्टोरेज बैग भरे हुए थे। चूंकि उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसे आश्वस्त करना पड़ा। एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं अभिशाप को तोड़ दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
तुम सोचना शुरू कर सकते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, फैंग वांग ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचने के लिए अपनी कमर को मोड़ते हुए कहा। ग्रेट एबिस गेट पर लौटने के बाद उसने स्पिरिट एलिक्सिर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने तक बिना रुके साधना करने की योजना बनाई। तब तक अपने असाधारण कौशल के साथ द क्यूई साधना क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसे मार सके। कहाँ जाए? जियाओजी ने फैंग वान की बाहों में खुद से बड़बड़ाया, उसकी सर्प जैसी आंखों में भ्रम की भावना झलक रही थी। इससे पहले वह केवल भागने के बारे में ही सोचती थी और शायद ही कभी इस प्रश्न पर विचार करती थी, विशेष रूप से फैंग वान से मिलने के बाद, क्योंकि वह उसे प्रसन्न करने में ही व्यस्त हो गई थी, जिससे अन्य विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। वास्तव में इसे कहाँ जाना चाहिए? ये 300 से अधिक वर्षों से महान संत की गुफा स्वर्ग में था, बाहर इसका कोई घर नहीं था। न केवल वह बिना किसी रिश्तेदार के था, बल्कि बाहर की हर चीज़ भी अज्ञात थी। अब उसे कहाँ जाना चाहिए? फैंग वान ने उसके हताश मूड को भांप लिया और महसूस किया कि उसने उसे उचित सांत्वना नहीं दी है, इसलिए उसने सुझाव दिया, अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है तो तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकती हो। बस मुझे बता दो कि तुम कब जाना चाहती हो। एक बार जब हम महान संत की गुफा स्वर्ग से बाहर निकल जाएंगे तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी, इसलिए मेरे पास तुम्हें फंसाए रखने का कोई कारण नहीं है। अगर मैं तुम्हारी चुप्पी सुनिश्चित करना चाहता तो मैं तुम्हें मार सकता था। उन्होंने शियाओजी को डराने से बचने के लिए अपनी आवाज़ को यथासंभव समान रखा। उसकी बातें सुनने के बाद जियोजी को लगा कि यह बात सही है। महीनों पहले फैंग वांग ने विरासत की तलाश बंद कर दी थी, और अगर वह वास्तव में इसे खत्म करना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर सकता था। बहुत सोच विचार के बाद जियाओजी ने कहा, तो मैं युवा गुरु का अनुसरण करूंगा। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु मेरा ख्याल रखेंगे। तुम्हें इस तरह बात करना किसने सिखाया? फैंग वांग अवाक रह गया और उसने सांप के सिर को थपथपाया। लगभग 100 साल पहले एक पुरुष और एक महिला महान संत की गुफा स्वर्ग में ठोकर खाकर गिर पड़े। यह महसूस करने के बाद कि वे वहां से नहीं जा सकते, महिला साधक ने पुरुष साधक से इस तरह बात की। तब से पुरुष ने उस पर लगातार प्यार लुटाया और यहाँ तक कि खुद को बलिदान कर दिया ताकि जब उनका सामना किसी दुष्ट आत्मा से हो तो वह बच सके, जियोजी ने अपनी आंखें झपकाते हुए समझाया। फैंग वांग ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान नहीं करूंगा। अगर हम खतरे का सामना करते हैं तो मैं अपने लिए समय खरीदने के लिए तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर मजाक कर रहा है, आप खतरे का सामना कैसे कर सकते हैं? कौन आपको उकसाने की हिम्मत करेगा? ये तो सीधे सीधे मौत की मांग करने जैसा होगा, जियाओजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मानो वह अपनी आत्मा से बोल रहा हो। इसलिए वे दोनों, एक मानव एक पशु, समय बिताने के लिए सहजता से बातें करने लगे। दोपहर तक आसमान से एक शक्तिशाली प्रकाश किरण उतरी, जिसने फैंग वांग को चौंका दिया और उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। उसके पास बचने का कोई समय नहीं था और वह उस प्रकाश की किरणों में घिर गया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। युवा मास्टर! जियाओजी की चीख फैंग वांग के कानों तक पहुंची और उसे लगा कि उसका दिल बैठ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओजी पीछे छूट गया हो? दुर्भाग्यवश वह इस समय हिल नहीं पा रहा था और कुछ भी करने में असमर्थ था। कुछ पल बाद फैंग वांग ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर छू रहे हैं और उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। उसने सहज रूप से अपनी छाती तक हाथ बढ़ाया। युवा मास्टर! जियोजित की आवाज़ फिर से सुनाई दी, डरपोक जैसे कि डर हो कि यह सब एक सपना था। हम बाहर आ गए हैं, फैंग वांग ने जवाब दिया और फिर आगे बढ़ने लगा। 5 कदम चलने के बाद उनकी दृष्टि साफ हो गई और उन्होंने अपने सामने 9 महान संप्रदायों के उप संप्रदाय नेताओं और बुजुर्गों को देखा। झाओ चुवानकियान उसे देखकर स्पष्ट रूप से शांत हो गया और उसके आमतौर पर कठोर चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलें। झूझू पीछे से आए और अपने कंधे से फैंग वांग को टक्कर मार दी। फैंग वांग तुरंत उसके पीछे चला गया, जबकि जियोजी, जो उसकी बाहों में सिमटा हुआ था, किसी से भी मिलने में बहुत डरा हुआ था और डर से कांप रहा था। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य अपने अपने समूहों की ओर बढ़े और शीघ्रता से 9 शिविर बना लिए। ग्रेट एबिस गेट से केवल 7 शिष्य ही बचकर वापस लौटे थे, फैंग वांग, झोजू, गोली, लू युवानजुन, जुलैंग, ये जियांग और यान फेयुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य संप्रदायों में भी हताहत हुए, लेकिन ग्रेट एबिस गेट अपेक्षाकृत भाग्यशाली था। फैंग वांग ने देखा कि ग्रीन सिकाडा वैली से केवल 3 शिष्य ही लौटे थे, जिससे वहां अविश्वसनीय रूप से दमनकारी माहौल बन गया था। उपसंप्रदाय नेता चेननशी ने जू क्यूमिंग को देखा, जिसने एक हाथ खो दिया था। वह पहले से पूरी तरह से बदल गया था, अस्त व्यस्त लेकिन पहले से कहीं अधिक उग्र आंखों वाला। चेननशी ने कहा, सिर्फ 2 लोग ही मरे हैं, ये बहुत बुरा नहीं है। यह एक कठोर बयान था, लेकिन फैंग वांग और अन्य लोग निर्दोष नहीं थे, इसलिए वे परेशान नहीं थे। ग्रेट एबिस गेट के अन्य बुजुर्गों ने उन्हें सांत्वना देना शुरू कर दिया। उस पल में निलंबित विशाल तलवार संप्रदाय से जू क्यूमिंग और जू तियानजियाओ ने संपर्क किया, जिससे ग्रेट एबिस गेट से हर कोई मुड़कर देखने लगा। फैंग वांग, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर भविष्य में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, बशर्ते कि इससे सस्पेंडेड वॉस्ट स्वॉर्ड्स एक्ट के हितों को नुकसान न पहुंचे, तो मुझे कभी भी लिखें, जू क्यूमिंग ने गंभीरता से कहा।
अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद जब वह मुस्कुराहट से रहित था तो एक प्रभावशाली आभा उभरी जो अधिकार से भरी हुई थी। फेंग वांग ने थोड़ा सिर हिलाया और जू क्यूमिंग के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। जू तियानजियाओ ने भी अपना आभार व्यक्त किया। जू क्यूमिंग ने वहां ज्यादा देर नहीं की और जू तियानजियाओ के साथ चली गई। एक बार जब वे चले गए, चेन अंशी ने आगे कुछ नहीं पूछा बल्कि बस अपनी आस्तीन लहराई। लकड़ी का जहाज जो उन्हें महान संत के पास ले गया था, ग्रोटो हेवन मध्य हवा में प्रकट हुआ और शिष्य तुरंत चेन अंशी के पीछे जहाज पर चढ़ गए। जब 9 महान संप्रदाय पहली बार आए थे तो सौहार्दपूर्ण अभिवादन हुआ था, लेकिन महान संत के ग्रोटो स्वर्ग में घटनाओं के अंत के बाद उन्होंने मुश्किल से संवाद किया। जैसे ही महान रसातल द्वार प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, अन्य संप्रदायों ने भी ऐसा ही किया जैसे कि कोई बड़ी आपदा आसन थी। लकड़ी का जहाज तेजी से आकाश में उड़ गया और जब फेंग वांग ने बगल से देखा तो उसने अन्य 8 महान संप्रदायों को अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते हुए देखा। घर लौटते समय सतर्क रहें, कोई भी लापरवाही न बरतें। चेन अंशी की आवाज़ गूंजी जिसमें बताया गया कि 9 महान संप्रदाय इतनी जल्दी क्यों चले गए। यद्यपि यह कहा गया था कि वे अपने प्रवेश में कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे, परंतु ये केवल एक सार्वजनिक समझौता था। ग्रीन सिकाडा वैली जैसे समूह के लिए जिसके पास केवल 3 शिष्य बचे थे, ऐसी हार को कैसे सहन किया जा सकता था। युवा भाई फेंग, आपका हाल कैसा रहा? लू युवानजुन फेंग वांग के पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा। उसका व्यवहार इतना गर्म और खुशनुमा था कि उसके बारे में अच्छा महसूस करना और अपनी सुरक्षा कम करना आसान था। फेंग वांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि बुरा नहीं है। लू युवानजुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे यह बात छुपाना नहीं चाहता कनिष्ठ भाई, लेकिन मैंने जी हाओ संप्रदाय से 3 महान सच्ची साधनाओं में से एक यिन यांग जुवान मिंग जेंगोंग प्राप्त की है। यदि तुम इसे सीखना चाहते हो तो संप्रदाय में वापस आने के बाद मेरे पास आओ। ये सुनकर फेंग वांग ने तुरंत कहा, मैं ऐसी चीज कैसे स्वीकार कर सकता था? इसे वरिष्ठ भाई ने आपके जीवन के जोखिम पर प्राप्त किया था, मैं संभवतः आपके प्रयासों के फल का आनंद नहीं ले सकता था। युवा भाई फेंग, आपकी प्रतिभा के साथ आपके साथ इस तरह के गहन ज्ञान को साझा करना वास्तव में संप्रदाय द्वारा एक निवेश है। जब मैं भविष्य में संप्रदाय का नेता बनूंगा तो आप उप संप्रदाय के नेता होंगे। विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, लू युवानजुन ने हंसते हुए कहा। यद्यपि उनकी आवाजें धीमी थीं, परंतु जहाज पर सभी लोग किसान थे, वे कैसे नहीं सुन सकते थे। पुरनियों ने उनकी ओर नहीं देखा, परंतु शिष्यों ने उनकी ओर दृष्टि डालने से स्वयं को रोक न सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 63-61 प्रमुख घटना _ गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C63-61 प्रमुख घटना _ एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 63 अध्याय 61 प्रमुख घटना _ अनुवादक 54,96,90,339। लू युवानजुन के शब्दों को सुनने और अन्य शिष्य की निगाहों को महसूस करने के बाद फेंग वांग शांत रहा और उसने धीरे से उत्तर दिया, भाई लू, यहाँ हर कोई महान रसातल द्वार के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि आप मुझे सिखाने का इरादा रखते हैं तो क्यों ना आप स्पष्ट रूप से बोलें और सभी को एक साथ सीखने दें। मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो तो फिर अपनी प्रतिष्ठा खोने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। यदि लू युवानजुन वास्तव में उसे सिखाना चाहता था तो वह पूछताछ करने के लिए ध्वनि संचरण तकनीक का उपयोग कर सकता था, लेकिन लू युवानजुन ने सीधे बात की, जिसका मतलब था कि एक बार फेंग वांग ने स्वीकार कर लिया तो ये लू युवानजुन के प्रति उसकी निष्ठा की पुष्टि करेगा, उसकी सेवा करेगा और यह भी संकेत देगा कि उसने संप्रदाय नेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा छोड़ दी है। फेंग वांग को लगा कि लू युवानजुन कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है। पहले तो वह अपने कामों में बहुत सावधानी बरतता था, लेकिन अब उसके इरादे बहुत ज्यादा स्पष्ट थे। ये सुनकर लू युवानजुन की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। उसने सोचा और कहा, छोटे भाई की बात सही है। उस स्थिति में जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यिन यांग जुवान मिंग जेंगोंग लिखूंगा और फिर इसे संप्रदाय को सौंप दूंगा। यह अस्वीकार्य है। यिन यांग जुवान मिंग जेंगोंग जी हाओ संप्रदाय की 3 महान सच्ची साधनाओं में से एक है। अगर यह फैलती है तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत लाएगी। इस तकनीक को दावफा मंडप के भीतर नहीं रखा जा सकता। एक आवाज़ सुनाई दी और फेंग वांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि चेन अंशी मंडप की दूसरी मंजिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। चेन अंशी के चेहरे पर भावहीनता थी क्योंकि उसने कहा, लू युवानजुन, चूंकि आप साथी शिष्यों को सिखाने के लिए तैयार हैं तो जहाज पर ही क्यों नहीं सिखाते। अन्य शिष्यों, याद रखें कि भाईलू की दयालुता को चुकाना मुश्किल है और आपको इसे गुप्त रखना चाहिए। जी हाओ संप्रदाय के सच्चे कौशल प्राप्त करना निस्संदेह एक जबरदस्त सौभाग्य है। ये सुनकर जू लैंग, ये जियांग और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और लू युवानजुन को उनके शिक्षण के लिए धन्यवाद देने के लिए झुके। फेंग वांग ने भी कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हालांकि अपने दिल में वह प्रशंसा से चिल्ला उठा। चेन अंशी, राक्षसी संप्रदाय का ये गुप्तचर, लू युवानजुन का एक समर्थक निकला।
इन शब्दों के साथ शिष्यों ने लू युवानजुन पर एहसान किया और उनके पास उनसे सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू युवानजुन ने सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में मैं अभी अपने सभी साथी शिष्यों को ये तकनीक सिखाना शुरू कर दूंगा। बोलने के बाद उसने फैंग वान को एक नज़र देखा और उसे अपने पास आने का संकेत दिया। सभी शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए और लू युवानजुन के चारों ओर ध्यान में बैठ गए। फैंग वान जोजू के बगल में बैठा था, जिसने शुरू से अंत तक ध्वनि संचरण के माध्यम से उसके साथ संवाद नहीं किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग मन ही मन उत्सुक था और उसे यकीन नहीं था कि लू युवानजुन वास्तव में यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग प्रदान करने के लिए तैयार होगा या नहीं। उसका स्वर्गीय महल ये सत्यापित कर सकता था कि साधना तकनीक वास्तविक थी या नहीं। केवल तभी जब ये वास्तविक हो, उसकी चेतना सीधे स्वर्गीय महल में प्रवेश करेगी। जरा ठहरिए, यदि यह वास्तविक होता तो क्या वह कम से कम 2 शताब्दियों तक स्वर्गीय महल में बंद नहीं रहता? महान पूर्णता तक पहुंचने में 426 वर्ष लगे। ट्रू कॉम्बैट टेक्निक के लिए आवश्यक समय तथा समान रूप से मूल्यांकित यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग के लिए अपेक्षित समय लगभग उतना ही अनुमानित किया गया था, लगभग 400 वर्ष। फैंग वान का दिल बैठ गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने पैर पर खुद ही गोली मार ली हो। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि लू युवानजुन ही शायद सच्ची तकनीक सिखा सकता है। अगर यह नकली होती तो यह उसके लिए एक जाल होता। तो अब उसे दूसरे शिष्यों का सामना कैसे करना चाहिए? अगर यह सच भी था तो लू युवानजुन को शायद इसके लीक होने का डर नहीं था, क्योंकि ऐसे उत्कृष्ट कौशल किसी को सिर्फ प्राप्त कर लेने से तुरंत मजबूत नहीं बना देते। लू युवानजुन ने यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग का पाठ करना शुरू किया और सभी शिष्यों ने ध्यानपूर्वक सुना, जबकि बुजुर्ग हर दिशा में सतर्क रहते हुए भी लू युवानजुन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के साथ 2 चरम सीमाओं में परिवर्तित हो जाना, यिन ठोस होना, यांग शून्य होना, बदलते तारों की तरह घूमना, अच्छाई से बुराई की ओर, मजबूत से कमजोर की ओर। लू युवानजुन ने यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग की मानसिक विधि और मंत्र का पाठ किया। पहली बार सुनने पर फैंग वान को लगा कि यह विश्वसनीय लग रहा है और बहुत हद तक वास्तविक हो सकता है। जब उसने पहले ट्रू कॉम्बैट तकनीक और नौ ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला को समझा था तो मंत्र भी बहुत गहरे और रहस्यपूर्ण थे। पूरी सामग्री को याद करने के बाद भी वह इसे एक बार में समझ नहीं पाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। लू युवानजुन ने धूपबत्ती जलते समय तक बात की। जब उसने बात खत्म की तो सभी लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे। फैंग वांग ने भी अपनी भौहें से कुढ़ी, लेकिन वह दिखावा कर रहा था। उसने स्वर्गीय महल में प्रवेश नहीं किया था, जिसका अर्थ था कि लू युवानजुन द्वारा प्रदान किया गया यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग नकली था या शायद अधूरा था, क्योंकि लू युवानजुन के पास स्वर्गीय महल नहीं था और वह इसकी प्रामाणिकता को नहीं समझ सकता था। भीड़ को देखने के बाद लू युवानजुन ने कहा, यह तकनीक बहुत ही गहन है। मैंने 1 महीने तक इसका गहन अध्ययन किया है और मुझे इसकी थोड़ी ही समझ है। मैंने इसका सही तरह से अभ्यास नहीं किया है। बाद में हम एक साथ चिंतन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ दांव पर चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उसने शालीनता से बात की, उसके शब्द उदार और खुले दिल के थे। यान फेयुए ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, धन्यवाद भाई लू। सर्वोच्च कौशल स्वाभाविक रूप से आसान नहीं हैं। उन्हें अभ्यास करने का अवसर मिलना ही पहले से ही एक महान दयालुता है। ये जियांग, गुली और जूलांग ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार हम अभी भी भाई लू पर ही भरोसा करेंगे कि वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप भविष्य में हमें अपना ज्ञान देने में संकोच नहीं करेंगे, जो जू ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी प्रतिभा और समझ मेरी तरह ही हो सकती है और भविष्य अभी अनिश्चित है। लू युवानजुन ने विनम्रतापूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया। माहौल काफी सामंजस्यपूर्ण था। कुछ ही दूरी पर झाओ चुवानकियान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके होंठ अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। शिष्यों के इतने एकजुट होने के बावजूद महान रसातल द्वार कैसे विकसित नहीं हो सकता था? इस घटना के बाद शिष्यों के बीच संबंध घनिष्ठ हो गया, कम से कम सतही तौर पर, क्योंकि वे अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। जब शूलांग ने फोंग वांग द्वारा अपने बचाव के बारे में बताया तो लू युवानजुन ने एक बार फिर फोंग वांग की प्रशंसा की। शुक्र है कि शूलांग और अन्य लोगों ने उस भूमिगत स्थान के विशिष्ट विवरण का उल्लेख नहीं किया। माहौल काफी नाजुक था। जू लैंग, ये जियांग और यान फेयुए उन्हें बचाने के लिए फैंग वांग के प्रति आभारी महसूस कर रहे थे, जो जू फैंग वांग के कबीले से था और गुली फैंग वांग का करीबी दोस्त था। इसलिए वे सभी फैंग वांग और लू युवानजुन के बीच संबंधों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। बाहरी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे अच्छी तरह से जानते थे कि लू युवानजुन फोंग वांग की निष्ठा की कामना कर रहा था और फोंग वांग स्पष्ट रूप से लू युवानजुन के अधीन नहीं होना चाहता था। कम से कम वह अधीनस्थ नहीं बनना चाहता था, अन्यथा फोंग वांग ने पहले से यह प्रस्ताव नहीं रखा होता कि लू युवानजुन उन्हें यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग सिखाए। चेननशी ने भले ही अच्छी बातें कही हों, लेकिन सच तो यह है कि लू युवानजुन की उन्हें सिखाने की कोई इच्छा नहीं थी। ये बात ये जियांग और अन्य लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट थी। बेशक भले ही उनकी प्रेरणाएं अलग अलग हों, लेकिन वे वास्तव में लू युवानजुन के एहसानमंद थे, इसलिए उन सभी को सतह पर पर्याप्त रूप से प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी।
महान संत के ग्रोटो स्वर्ग को छोड़ने के बाद फैंग वांग और अन्य लोगों को ले जाने वाला कानून जहाज बहुत तेजी से उड़ा। आधे दिन से भी कम समय में वे पहले से ही क्यूई राजवंश के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए थे, प्रभावी रूप से धार्मिक मार्ग के क्षेत्र में लौट रहे थे और उसके बाद ही कानून जहाज की गति कम हुई। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अन्य संप्रदायों के हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। फैंग वांग ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध चेन अंशी से था, क्योंकि वह राक्षसी पद के शैतान संप्रदाय से आया था और अब खुले तौर पर और गुप्त रूप से लू युवानजुन का समर्थन कर रहा था। यह स्वाभाविक था कि वह राक्षसी संप्रदायों के हमलों की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार ग्रेट एबिस गेट से समूह सुरक्षित रूप से अपने संप्रदाय में वापस आ गया, क्योंकि आकाश में अभी प्रकाश होना शुरू ही हुआ था। तितर बितर होने के बाद झाओ चुवानकियान ने फैंग वांग को याद दिलाया कि उसे अपने दानव पालतू जानवर को अफेयर्स हॉल में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। जियोजी पूरे समय उसके आलिंगन में छिपी रही थी, लेकिन अन्य लोगों ने उसकी उपस्थिति को नोटिस किया था, उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। परिणामस्वरूप फैंग वांग संप्रदाय के मुख्य शहर के लिए उड़ गया। लगभग आधे घंटे की परेशानी के बाद वह अंततः अपनी गुफा में वापस लौट आया। जैसे ही उसने अपने गुफा निवास का पत्थर का दरवाजा बंद किया, जियाओजी एक फुफकार के साथ उसके आलिंगन से बाहर निकल आए और अंदर घूमने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग वांग ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरों के लिए उन्हें वापस आए हुए शायद सिर्फ आधा साल ही हुआ होगा, लेकिन उसके लिए 600 साल हो गए थे। अपने गुफा निवास में हर पौधे और फूल को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी सपने में है। वह आगे बढ़े, 2 स्टोरेज बैग मेज पर रखे और फिर सफ़ेद जेड बिस्तर पर ध्यान में बैठ गए। उसने लू युवानजुन के प्रति चेनंशी और अन्य बुजुर्गों के रवैये पर विचार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जोओजू ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी। लू युवानजुन का समर्थन उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उसे कुछ तो करना ही था, कम से कम ग्रेट एबिस गेट के भीतर अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए। गुआन क्यूक्सियन ने यह सोचकर कि यह उसके अपने भले के लिए है, अपने जीवन आत्मा खजाने की असली रैंक को छुपा लिया था, जिसके परिणामस्वरूप ये तथ्य सामने आया कि भले ही 9 शिराओं की युद्ध विधि में उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था, वह लू युवानजुन की स्थिति को हिला नहीं सका। लाइफ स्पिरिट ट्रेजर की रैंकिंग इस दुनिया में सबसे मौलिक मान्यताओं में से एक थी। जीवन आत्मा खजाने का स्तर जितना ऊंचा होगा, साधना की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वह पहले अगले 6 महीनों की खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फैंग वांग ने अपनी आंखें बंद की और साधना अभ्यास शुरू किया। आधे साल बाद फैंग वांग ने तीसरी परत तक सफलता हासिल कर ली थी। आत्मा अमृत क्षेत्र। इस दिन वह अपने गुफा निवास में स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने का आयोजन कर रहा था। अपने योगदान बिंदुओं को बढ़ाने के लिए संप्रदाय को एक बैच दान करने की तैयारी कर रहा था। क्या फैंग वांग वहां है? गुफा के बाहर से एक आवाज आई और अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ फैंग वांग ने पहाड़ी द्वार से झांका तो पाया कि फैंग हान्यू आ चुका था। उसने तुरंत जियाओजी को दरवाज़ा खोलने का निर्देश दिया। पहाड़ का द्वार खुला और आंखों पर पट्टी बांधे फैंग हान्यू ने अंदर कदम रखा, लेकिन उसके सामने एक हरे बैंगनी सांप तैरता हुआ देखकर वह चौंक गया, जिसके कारण उसने तुरंत अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। यह मेरा दानव पालतू है, फैंग वांग की आवाज़ सुनाई दी और इसे सुनते ही फैंग हान्यू ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इसके बाद फॉन्ग हान्यू जियाओजी को पीछे छोड़कर फॉन्ग वांग की ओर चला गया, जबकि जियाओजी ने उसके पीछे पहाड़ का द्वार बंद कर दिया। कुछ बड़ा हुआ है, फैंग हान्यू ने फैंग वांग के पास जाकर गंभीर स्वर में कहा। उसने मेज पर रखी हुई स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों पर बिना किसी रुचि के नजर डाली। अपना सिर उठाए बिना फैंग वांग ने पूछा, कितना बड़ा? फैंग हान्यू ने गहरी सांस ली और कहा, क्यूई राजवंश के शाही परिवार का नरसंहार किया गया है। सभी शाही रिश्तेदारों का सफाया कर दिया गया है, यहाँ तक कि सम्राट झाओ जेन के 2 बेटों को भी मार दिया गया है। अब क्यूई राजवंश उथल पुथल में है। संप्रदाय के नेता ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए पहले ही प्रत्येक शाखा के बुजुर्गों को बुलाया है। इससे पहले हमारे फैंग राज्य ड्यूक की हवेली सहित ड्यूक की हवेली वाले कई शहरों में सामूहिक हत्याएं हुई थीं। अब जब शाही परिवार का भी यह हश्र हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि यह हमारे क्यूई राजवंश पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे अन्य राजवंशों के कल्टीवेशन वर्ल्ड का काम हो सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 64-62 पौराणिक टिया 1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C64-62 लीजेंडरी टिया 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 64, अध्याय 62 पौराणिक टिया 1। अनुवादक 54,96,90,339। किसने ये कदम उठाया? क्या कोई खबर है? फैंग वांग ने पूछते हुए भौहें सिकुड़ी। झाओ जेन की परेशानियों के बारे में सुनकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि एक सहज अनुभूति हुई कि कुछ गड़बड़ है। फैंग हान्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, चून की कोई सुराग नहीं है, इसलिए ये केवल साधना संप्रदायों का काम हो सकता है। लेकिन अब 9 महान संप्रदायों ने दाची को साधना राजवंश में बदलने की साजिश रची है, इसलिए उन्हें राज्य को स्थिर रखने की आवश्यकता है।
वे ऐसा क्यों करेंगे? ये केवल दूसरे राज्यों के साधना संप्रदायों का काम हो सकता है। अगर यह वास्तव में द क्यूई के अंदर से कोई था तो ये केवल जिन जियाओ संप्रदाय ही हो सकता था। जिन जियाओ संप्रदाय रहस्यमय और मायावी है और उनके अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना मुश्किल है। जिन जियाओ संप्रदाय। फैंग वान को अचानक लगा कि यह संभव है। क्या ये हो सकता है कि जोऊ जू ने यह कदम उठाया हो? ये सही है, जोऊ जू ने पहले कहा था कि वह लौटने के बाद झाओ जैन से निपट लेगी। फैंग वांग ने पूछना जारी रखा, झाओ जैन के बारे में क्या? वह सुरक्षित है। वह महान रसातल द्वार के अंदर रह रहा है, आपदा से बच रहा है। मुझे लगता है कि अब उसका समय आसान नहीं है। आह, किसने सोचा होगा कि ड्यूक की हवेली और शाही परिवार को ऐसी आपदा का सामना करना पड़ेगा। फैंग हान्यू ने आह भरी। उसे झाओ जैन से सच्ची सहानुभूति थी। अगर फैंग वांग ने अपनी ताकत को छिपाकर उस राजद्वार को मोड़ नहीं दिया होता तो फैंग स्टेट ड्यूक की हवेली अब अस्तित्व में नहीं होती और वह मर चुका होता। ये सुनकर फैंग वांग को और भी अधिक लगा कि कुछ ठीक नहीं है। यदि वे सचमुच एक राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे तो सम्राट को क्यों नहीं मार दिया, शहरों की घेराबंदी क्यों नहीं की और क्षेत्रों पर कब्जा क्यों नहीं किया? शाही रिश्तेदारों और ड्यूकों को मारने का क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग हान्यू बैठ गया और बोला, भले ही महान रसातल द्वार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा, इसलिए आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जोऊ जू से पूछा है और फैंग निवास से अधिक शिष्य फैंग क्षेत्र में साधना करने के लिए चले गए हैं। उसने फैंग निवास की रक्षा के लिए आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के 2 साधकों को भी काम पर रखा है। फैंग वांग ने उसे देखा और कहा, मुझे चिंता नहीं है। ये तुम ही हो जो मुझे खोजने के लिए दौड़े चले आए हो। बिना किसी शर्मिंदगी के फैंग हान्यू ने महान संत की गुफा स्वर्ग में अपने पिछले अनुभवों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। फैंग वांग ने संक्षेप में अपने अनुभवों का वर्णन किया, जिसमें मुख्य रूप से उन शत्रुओं और खतरनाक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनका उसने सामना किया था, जिससे फैंग हान्यू में साहसिक कार्य के लिए लालसा पैदा हो गई थी। वह खुद भी एक साहसी व्यक्ति था, अन्यथा वह अपनी आंख नहीं खोता और लगभग मर नहीं जाता। हालांकि उस कठिन परीक्षा से बचने के बाद उसे साधना स्तर के महत्व का एहसास हुआ, इसलिए वह लगन से अभ्यास कर रहा था और जल्दबाजी में साहसिक कार्य नहीं करना चाहता था। महान संत की गुफा स्वर्ग के बारे में संप्रदाय में बहुत चर्चा हुई है। अब हर शाखा आपसे उम्मीद से भरी हुई है। ये जियांग, यान फेयुए और जू लैंग सभी आपकी ताकत की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका जीवन आत्मा खजाना निश्चित रूप से रहस्यमय मूल का नहीं है और उनसे भी अधिक होना चाहिए। फैंग हान्यू ने भावुक होकर टिप्पणी की। फैंग वान को उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों इतने मददगार होंगे। उनका बचाव करना व्यर्थ नहीं गया। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर लगातार सुधरता गया, उसे अपने जीवन आत्मा खजाने के स्तर को भी उन्नत करना चाहिए, कम से कम ताकि संप्रदाय की 9 शाखाओं के लिए उसे अनदेखा करना कठिन हो जाए और यहाँ तक कि प्रतिभा के मामले में लू युवानजुन से भी आगे निकल जाए। फैंग वांग ने सलाह दी, आपकी पूर्ण हृदय दुष्ट दृष्टि आपकी पीठ पर गुप्त तकनीकों के साथ असाधारण है। जब तक आप पूरे दिल से साधना करते हैं, आप अंततः पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं, संप्रदाय की प्रतिभाएं बस इतनी सी हैं, कम से कम मेरी नज़र में आप लू युवानजुन सहित उनसे आगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी प्रतिभा इतनी भी अतिरंजित नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है? फैंग हान्यू चुप हो गया, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैंने सचमुच अपने आप को कम आंका था? वह अपनी आंखों को छूने से खुद को रोक नहीं सका। फैंग वांग ने विषय बदलते हुए पूछा, क्या आपको हाल ही में अपनी पीठ पर गुप्त तकनीकों के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है? उनकी अपनी 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला महान तक पहुंच गई थी। पूर्णता। फैंग हान्यू को मार्गदर्शन देना उनके सामर्थ्य के भीतर होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग हान्यू ने कबूल किया कि यह मामला वास्तव में उनकी यात्रा का मुख्य कारण था और दोनों भाइयों ने 9 ड्रैगन दिव्य परिवर्तन कला के बारे में अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। जियाओजी चुपचाप किनारे खड़ी होकर सुन रही थी, कभी कभी अपनी जीभ बाहर निकालती। एकांत गुफा में बने इस घर की दीवारों पर हरी लताएं बिखरी हुई थीं और उसके बगल में एक छोटा सा झरना था। झरने का पानी एक तालाब में गिरता था जिससे लहरें उठती थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं होती थी, जो काफी भयावह था। छोटे तालाब के बगल में लू युवानजुन एक पत्थर की मेज पर बैठा था, उसका दाहिना हाथ मेज पर दबा हुआ था। उसका चेहरा बहुत उदास था, जबकि द क्यूई के सम्राट झाओ जैन उसके सामने बैठे थे, उनका चेहरा शांत था। लू युवानजुन ने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें इतनी दूर तक जाना था? वे तुम्हारे खून के रिश्तेदार थे, जिनमें तुम्हारे 2 बेटे भी शामिल थे। झाओ जैन ने बिना किसी परेशानी के कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या मुझे मरने का इंतजार करना चाहिए? जब फैंग वान को सच्चाई पता चलेगी और वह मुझे मारना चाहेगा तो क्या तुम मेरी खातिर उसके खिलाफ खड़े होगे? ऐसा नहीं हुआ है, वह अभी भी जीवित है न? फैंग निवास के अधिकांश लोग केवल नौकर थे। हमारी नफरत जीवन और मृत्यु के बिंदु तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा मैंने उसे निशाना नहीं बनाया। मैं उसे माफ कर दूंगा, हमारे रिश्ते को सुधारूंगा और नफरत को खत्म कर दूंगा। इतनी जल्दी क्यों?
लू युवानजुन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में अब वह सामान्य गर्मजोशी नहीं थी बल्कि जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। झाओ जैन ने आत्मा मजाक करते हुए कहा, उसका जीवित रहना उसकी अपनी करतूत थी। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम इसे सहन कर पाते? इसके अलावा तुम उसकी पारिवारिक वफादारी की भावना को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम बचपन से ही अनाथ रहे हो। क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? लू युवानजुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झाओ जैन ने गहरी सांस ली और कहा, लू युवानजुन, मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा इरादा तुम्हें फंसाने का नहीं था। तुम्हारे साथ पहले भी किसी ने आत्मा छीनी थी, उसके निशान थे। हालांकि इसका पता तुम तक नहीं लगाया जा सका, लेकिन मेरे अपने कबीले के सदस्यों की भी आत्मा छीनी गई थी। इससे चीजें आसान हो गईं। मेरी भी वही दुर्दशा है जो फैंग निवास की है। एक साझा दुश्मन फैंग वांग मुझ पर शक नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है और इस मामले को खुद ही निपटाया है। क्या तुम ही नहीं हो जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? बकवास। इस घटना ने इतनी हलचल मचा दी है कि न केवल ग्रेट एबिस गेट जांच करेगा बल्कि अन्य 8 महान संप्रदाय भी इसकी जांच करेंगे। क्या आप सच में मानते हैं कि सच्चाई सामने नहीं आएगी? लू युवानजुन ने गुस्से से कहा, यहाँ तक कि उसने अपना हाथ पत्थर की मेज पर पटक दिया जिससे सतह पर दरारें पड़ गईं। झाओ जैन की आंखों में दूर की नज़र थी जब वह बोल रहा था, साधना से सांसारिक बंधन टूट जाने चाहिए। इससे संभावित विपत्तियों का समाधान हो सकता है और 6 इंद्रियों का शुद्धिकरण हो सकता है। इसमें क्या गलत है? अब से नश्वर क्षेत्र के कर्म का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा द क्यूई साम्राज्य को अस्थिर होने और 9 महान संप्रदायों के सांसारिक भाग्य को प्रभावित करने से रोकने के लिए महान रसातल द्वार मेरी सुरक्षा को और भी अधिक महत्व देगा। उन्हें डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। भले ही फैंगवान को सच्चाई का पता चल जाए, लेकिन वह मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। लू युवानजुन ने उसे ठंडे भाव से देखा। वह अपनी हत्या की मंशा को दबा नहीं सका। चाहे झाओ जैन कितनी भी वाकपटुता से बात क्यों न करे, लू युवानजुन को पता था कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उस पर कीचड़ उछाल रहा है। शहरों का कत्लेआम करने वाला राक्षस साधक उसका था और अब शाही परिवार का कत्लेआम करने वाला भी उसका ही माना जा रहा था। क्या उसका अपराध और भी बड़ा नहीं होगा अगर किसी दिन उसका पर्दाफाश हो जाए? स्पष्ट रूप से झाओ जैन फैंगवान के साथ खुद को जोड़ने के अपने प्रयासों से असंतुष्ट था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय लू युवानजुन को वास्तव में झाओ जैन को मारने की इच्छा महसूस हुई। उसके विचार में उसके और फैंगवान के बीच दुश्मनी और कर्म जीवन मृत्यु के बिंदु तक नहीं पहुंचे थे। साधना जगत में दीर्घायु की खोज सर्वोपरि थी और जब तक वह फैंगवान की साधना में मदद कर सकता था, भले ही फैंगवान को सच्चाई पता हो, वह प्रतिशोध का विचार छोड़ देगा। साधना के माध्यम से अमरता प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यही उनका विश्वास था और झाओ जैन भी यही सोचते थे। इसलिए अमरता की खातिर झाओ जैन ने अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की बलि दे दी, हालांकि उनकी परिस्थितियां अलग अलग थीं। लू युवानजुन ने झाओ जैन को शांति से अपने लिए एक कप चाय बनाते हुए देखा और अचानक महसूस किया कि अगर वह मजबूत हो गया तो वह निश्चित रूप से दुनिया में परेशानी पैदा कर देगा। ठीक है, तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कहने पर जो शिष्य गायब हो गए हैं। चलो फैंगवान के बारे में बात करते हैं। तुमने उसे कई बार आमंत्रित किया है, क्या वह कभी तुम्हारे संप्रदाय में आया है? झाओ जैन ने लू युवानजुन की ओर देखा और पूछा। फैंगवान का उल्लेख करते समय उनका स्वर पूरी तरह से सपाट था। लू युवानजुन ने भौहें सिकोड़ी। झाओ जैन ने मुस्कराते हुए कहा, शायद वह पहले से ही सच्चाई जानता है। उसकी वृद्धि दर केवल रहस्यमय मूल खजाने की आत्मा के कारण कैसे हो सकती है? मैंने सुना है कि जब फैंगवान को महान रसातल द्वार में स्वीकार किया गया था तो वहां के सभी शिष्यों के जीवन आत्मा खजाने ने उसी दिन असामान्यताएं प्रदर्शित की थीं। बाद में शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों ने संप्रदाय के नेता से संपर्क किया, जिन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया, इसे कलाकृतियों के शोधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको क्या लगता है कि किस तरह की कलाकृति ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकती है? उसके शब्दों पर लू युवानजुन का माथा और भी अधिक सिकुड़ गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसी संभावना है कि फैंगवान की ट्रेजर स्पिरिट पृथ्वी से आगे निकल गई है? मूल और पौराणिक स्वर्ग युवान स्तर तक पहुंच गया। ट्रेजर स्पिरिट का प्रत्येक स्तर मूर्तिकला के दौरान अलग अलग व्यवहार करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्ग युवान ट्रेजर स्पिरिट किस तरह की घटना का कारण बनेगा। अब इसके बारे में सोचें, स्वर्ग युवान बहुत ऊपर है, सभी प्राणियों को देख रहा है, जिससे उनकी ट्रेजर स्पिरिट काम रही है, ये समझ में आता है ना? झाओ जैन ने एक शांत स्वर में बात की, लेकिन चाय का प्याला पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। इसे अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। इसके बारे में सोचें, क्या एक पृथ्वी मूल खजाना आत्मा 3 साल की साधना के भीतर 9वें स्तर की आत्मा अमृत क्षेत्र को हराने में सफल हो सकती है? शायद संप्रदाय के नेता को खबर लीक होने का डर था, जिससे 8 महान संप्रदायों द्वारा हमला किया जा सकता था और जानबूझकर अपने असली स्तर को छुपाया गया था। लू युवानजुन का चेहरा और अधिक उदास हो गया, उसका दाहिना हाथ मेज पर मुट्ठी में बंद हो गया। झाओ जैन ने आगे कहा, अपनी प्रतिभा के साथ 20 साल में नहीं, शायद सिर्फ 10 साल में वह आपसे आगे निकल सकता है।
अगर आप और 10 साल इंतजार करें और वह ग्रेट एबिस गेट में सबसे ताकतवर बन जाए और तब तक उसे सच्चाई पता चल जाए, तो क्या आपको लगता है कि वह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा? अगर वह आपको मरवाना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? लू युवानजुन की आंखें चमक उठीं जब उसे फैंग वांग के साथ अपनी बातचीत याद आई। यद्यपि फैंग वांग ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फिर भी उनके बीच एक स्पष्ट दूरी थी। उदाहरण के लिए 6 महीने पहले उसने यिन यांग जुवान मिंग जेंग गोंग के साथ उसे जीतने की कोशिश की और दूसरे शिष्यों से कहा कि फैंग वांग ही वह है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन फैंग वांग ने दूसरे तरीके से मना कर दिया। पहले उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग वांग को दूसरे शिष्यों की गपशप का डर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि फैंग वांग उसे शर्मिंदा करना चाहता था। दरअसल जैसे ही उसे पता चला कि उसके अपने आदमियों ने फैंग निवास को मार डाला है, लू युवानजुन ने फैंग वांग को मारने के विचार मन में रखे। हालांकि चूंकि फैंग वांग यांग युवानजी का शिष्य बन गया था, इसलिए उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की और केवल सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकता था, उसे जीतने और यथासंभव क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहा था। यह विचार कि फैंग वांग एक दिन उससे आगे निकल जाएगा, लू युवानजुन के लिए अपने दिल को शांत करना असंभव बना दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 65-63 साधना जगत में उथल पुथल। एक गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 65-63 साधना जगत में उथल पुथल। एक एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 65 अध्याय 63 साधना जगत में उथल पुथल। एक अनुवादक 54,96,90,339। फोंग वांग ने फोंग हान्यू का गुफा निवास से बाहर तक पीछा किया और दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। फोंग हान्यू खेती करने के लिए गुफा निवास में लौट आया, जबकि फोंग वांग संप्रदाय के मुख्य शहर की ओर उड़ गया। वहां उन्होंने महान संत की गुफा स्वर्ग में प्राप्त खजाने का 10वां हिस्सा निकाला और योगदान अंकों के बदले में उन्हें संप्रदाय को दान कर दिया। वह टास्क हॉल में गया और एल्डर झांग से मिला। जब फैंग वांग ने स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का एक समूह पेश किया तो एल्डर झांग हैरान रह गए, ये वाकई बहुत ज्यादा था। एल्डर झांग इतने व्यस्त थे कि अकेले ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गणना में मदद के लिए कई शिष्यों को बुलाया। अंत में फैंग वांग को 769,000 योगदान अंक मिले, जो एक झटके में तीसरे शिरा के योगदान बोर्ड के शीर्ष 20 तक पहुंच गए। एल्डर झांग ने फैंग वांग की भव्य दृष्टि की प्रशंसा की और फैसला किया कि वह इस मामले की रिपोर्ट मुख्य मध्याह्न रेखा को देंगे। टास्क हॉल के शिष्यों ने फैंग वांग को जो नजरें दी वे प्रशंसा से भरी थीं। काफी देर तक बातचीत करने के बाद फैंग वांग अंततः टास्क हॉल से बाहर निकल गया। तीसरी शिरा पर लौटते हुए, लेकिन सीधे अपने गुफा निवास पर न जाकर, फैंग वांग अपने गुरु यांग युवानजी से मिलने के लिए पहाड़ की चोटी पर गया, जो वहां मौजूद थे। किंगक्सिन हॉल में प्रवेश करने के बाद फैंग वांग ने सिर झुकाया और कहा, मास्टर, आपके शिष्य ने टास्क हॉल में स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का एक समूह दान किया है। मुझे जिंगहोंग दिव्य तलवार कला के बारे में भी नई जानकारी मिली है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। उन्होंने अपने भंडारण बैग से एक पीली पड़ चुकी पुस्तक निकाली, जिसमें जिंगहोंग दिव्य तलवार कला की अंतिम 9 तलवारों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि थी। उसने ये किताब बहुत पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन यांग युवानजी को भड़काने के डर से उसे उसके साथ साझा करने में झिझक रहा था। अब दा क्यूई शाही परिवार पर आई दुखद घटनाओं के बारे में सुनने के बाद उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए और कम से कम यांग युवानजी के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहिए। यांग युवानजी ने भौहें सिकुड़ी और किताब लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। फैंग वांग ने आगे कहा, गुरुजी, ये सर्वोच्च तकनीक मूल रूप से आपने मुझे दी थी। यह उचित ही है कि मैं इसे आपको लौटा दूं। मैं तीसरी नस में भी योगदान देना चाहता हूं और बिना प्रयास के लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता। गुआन क्यूक्सियन सही था, उसका स्वामी वास्तव में कंजूस था, या यूं कहें कि यांग युवानजी बहुत घमंडी था। यांग युवानजी ने अंततः फैंग वांग द्वारा दी गई पीली किताब लेने से पहले काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाए। दा क्यूई वर्तमान में अस्थिर है, बाहर से अन्य राजवंशीय संप्रदायों के आक्रमण और अंदर से जिन शियाओ संप्रदाय की गड़बड़ी के कारण। बस संप्रदाय में रहें और चुपचाप साधना करें, बाहर न जाएं। और योगदान देने के बारे में बहुत अधिक बोझ महसूस न करें। आपने दशकों में तीसरी शिरा के लिए पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। तीसरी शिरा के समग्र संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है। शिरा के सभी शिष्यों को आपका आभारी होना चाहिए, यांग युवानजी ने ईमानदारी से कहा। फैंग वांग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं मास्टर की सलाह पर ध्यान दूंगा। मैं साधना के लिए एकांत में जाने की योजना बना रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके आत्मा अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और फिर गहन हृदय क्षेत्र को चुनौती दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर यांग युवानजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, स्वर्ग युवान आत्मा खजाना वास्तव में अपेक्षाओं से बढ़कर है। आपको शुरू हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं और आप पहले से ही गहन हृदय क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। जब आप सफल होंगे तो मैं आपको तीसरी नस के महान शिष्य के रूप में नियुक्त करूंगा। यदि आप भविष्य में ग्रेट एबिस गेट के प्रत्यक्ष शिष्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा।
अब हमारी तीसरी नस के उठने का समय आ गया है। आपकी प्रतिभा लू से ज्यादा मजबूत है। युवानजुन, आपको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जब बात लू युवानजुन की आई तो यांग युवानजी का स्वर तिरस्कार से भरा हुआ था। फैंग वान को बहुत दुख हुआ। किसने सोचा होगा कि लू युवानजुन का उपहास करने वाला यांग युवानजी उसके लिए मर जाएगा। वह अचानक यांग युवानजी, गुआन क्यूक्सियन और लू युवानजुन की मां के बीच की कहानी के बारे में बहुत उत्सुक हो गए, चाहे वह एक दुखद प्रेम कहानी हो या एक नाटकीय कथानक। लंबी बातचीत के बाद फॉन्ग वांग ने अंततः विदा ली। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते समय तीसरी शिरा के शिष्यों ने उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की। ग्रेट एबिस गेट के भीतर उनकी प्रतिष्ठा अब काफ़ी अच्छी हो गई थी। 9 शिराओं की युद्ध पद्धति में उनकी युद्ध उपलब्धियों के अलावा ये जियांग, जूलैंग और यान फेयुए की सार्वजनिक प्रशंसा ने भी समय के साथ उनके नाम को फीका पड़ने से बचाया, जिससे ये लोगों के दिलों में और भी अधिक गहराई से समा गया। एक बार अपने गुफा निवास में वापस आकर फैंग वांग अपनी साधना का अभ्यास करने बैठ गया। जियाओ जी भी साधना कर रहा था। फैंग वांग ने उसे काले बार ड्रैगन के मांस और खून से खजाने का एक हिस्सा दिया, जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। जियाओजी के अनुसार निम्न से उच्च तक राक्षस प्रगति के क्षेत्र आत्मा दानव, महान दानव, दानव राजा और महान दानव राजा थे, जो कि क्यूई साधना, आध्यात्मिक शोधन, आत्मा अमृत, गहन हृदय और संक्षेपण क्षेत्रों के बिल्कुल अनुरूप थे। वर्तमान में जियाओजी काले बार ड्रैगन के मांस की बदौलत महान दानव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अब वह एक दानव राजा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। फैंग वांग को इसके दानव राजा बनने का बेसब्री से इंतजार था। ग्रेट एबिस गेट में कोई दानव राजा नहीं थे। ज्यादातर दानव पालतू जानवर आत्मा दानव क्षेत्र के थे, जिनमें से कुछ बड़ों और शीर्ष गुरुओं के हाथों में महान दानव स्तर तक पहुंचते थे। गुफा में शांति थी, बाहर सूर्य और चंद्रमा घूम रहे थे। वर्ष बीत गए। पहले वर्ष में फैंग परिवार के सभी शिष्य फैंग वांग से मिलने आए। उसके एकांतवास के बारे में जानने के बाद उन्होंने अगले वर्षों में उसे परेशान नहीं किया। पलक झपकते में 6 साल बीत गए। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आत्मा अमृत क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, साधना अधिक कठिन होती गई। महान पूर्णता के सोलारिस शास्त्र की सहायता से भी फैंग वांग केवल आत्मा अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर तक ही पहुंच पाया था। इस बीच जियाओ जी ने सफलतापूर्वक एक दानव राजा के दायरे में कदम रख दिया था। अजीब बात यह है कि वह अभी भी एक मानव आकार में परिवर्तित नहीं हो सका, जो काफी रहस्यमय था, और यहाँ तक कि जियाओ जी को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फैंग वांग जल्दी में नहीं था, उसके लिए रूपांतरित न होना ही अच्छा था। अगर वह रूपांतरित होता तो जोजू निश्चित रूप से उसे चिढ़ाती, और अब उसे एक पालतू जानवर के रूप में रखा जाना काफी अच्छा था। ये शरद ऋतु थी और तीसरी मध्याह्न रेखा पतझड़ की छटा से रंगी हुई थी। पत्तियां नीचे की ओर झर रही थीं। पहाड़ के दरवाजे के सामने एक आकृति उतरी। ये फांग हान्यू था। उसका कद लंबा और सीधा था। उसके लंबे बाल बैंगनी मुकुट के नीचे लिपटे हुए थे। उसकी आंखें काले कपड़े की एक पट्टी में लिपटी हुई थीं। उसकी आंखों के बाहरी कोनों के पास बालों की 2 लंटें लटक रही थीं। एक हवा गुजरी, बालों की लटों को लहराते हुए, एक शानदार चाल ढाल दिखाते हुए। फैंग वांग, फैंग हान्यू ने कहा, 6 साल पहले की तुलना में उसका स्वभाव और भी बेहतर था। युवा जोश से भरा हुआ, ऐसी धार जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पहाड़ का दरवाजा जोर से खुला और फैंग हान्यू अंदर चला गया। आपकी ऊर्जा बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप पहले ही आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, जियोजी ने चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर फैंग हान्यू ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और सीधे फैंग वांग के पास चला गया। फैंग वांग ने अपनी आंखें खोली और उसे आंका। 6 साल पहले फैंग हान्यू पहले से ही आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और केवल 6 वर्षों में वह 9वें स्तर तक पहुंच गया था। इसे धीमा नहीं कहा जा सकता था। हालांकि वह फैंग वांग के साथ तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से एक शीर्ष प्रतिभा माना जा सकता था। और वहां फैंग हान्यू पहले से ही प्रत्यक्ष शिष्य की पोशाक पहने हुए था। ये कहना ही होगा कि एब्सोल्यूट हॉट इविल आई वास्तव में बहुत ही भयानक थी। ग्रीन सिकार्डा वैली ने कई वर्षों तक इस पर शोध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे पता चला कि एब्सोल्यूट हॉट इविल आई को प्राप्त करना कितना कठिन था। यदि पुनर्जन्म लेने वाले जोजू के लिए नहीं, तो फैंग हान्यू को इतना बढ़िया अवसर नहीं मिला होता। आप आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आपने मुझे निराश नहीं किया है। आपके यहाँ होने से मैं मन की शांति के साथ साधना कर सकता हूँ। क्या आपको अपनी आत्मा की गोली को गाढ़ा करने के लिए मुझे स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने देने की आवश्यकता है? फैंग वांग ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। फैंग हान्यू मेज पर बैठे अपने लिए एक कप चाय डालते हुए अपना सिर हिलाते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, जोजू ने पहले ही मेरे लिए उन्हें तैयार कर लिया है। ये फिर से वही थी। फैंग वांग ने अपने दिल में महसूस किया, अरे पुनर्जन्म वास्तव में अलग था। साधना लगातार बढ़ती जा रही थी। वह गुप्त रूप से जाने में सक्षम थी और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी इकट्ठा कर रही थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जोजू का जीवन कितना व्यस्त होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, जी गेंग और अन्य लोगों ने भी अपनी प्रगति की है। अब सबसे कम स्थिति और रैंक वाला भी एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य है। हमारे फैंग परिवार की अब ग्रेट एबिस गेट के भीतर थोड़ी प्रतिष्ठा है, खासकर जब आप और जोजू सबसे आगे हैं, तो उन सहस्राब्दी परिवारों की तुलना नहीं की जा सकती है।
फैंग हान्यू ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। ये सुनकर फैंग वान को भी बहुत खुशी हुई। अगर कोई अमरता की खोज के मार्ग पर अपने वंश का साथ दे सके तो ये स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होगा। इसके बाद फॉन्ग हान्यू ने इन वर्षों में ग्रेट एबिस गेट में घटित घटनाओं के बारे में बात करना जारी रखा। द क्यूई शाही परिवार की त्रासदी निर्णायक अंत पर आ गई। अब राज्य के मामलों पर एक नए प्रधानमंत्री का प्रभुत्व है। वह राज्य के मामलों पर चर्चा करते हुए पत्रों के माध्यम से झाओ जेन के साथ पत्राचार करता है। जहां तक झाओ जेन का सवाल है, वह महान रसातल द्वार पर साधना कर रहा है। उसकी प्रतिभा खराब नहीं है, उसने संप्रदाय के भीतर खुद को साबित किया है और उसका जीवन आत्मा खजाना एक मध्यम श्रेणी का गहन मूल कीमती आत्मा है जो संप्रदाय की मजबूत साधना के योग्य है। झाओ जेन के बारे में बात करने के बाद फॉन्ग हान्यू ने साधना जगत का मुद्दा उठाया। इन वर्षों में जिन जियो संप्रदाय लहरें बना रहा है, उनके 4 संरक्षक राजाओं ने ग्रीन सिकाडा घाटी और हुआंग्यू पर्वत पर लगातार हमला किया है, जिससे दोनों राक्षसी संप्रदायों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने यहां तक घोषणा की है कि वे जिन जियाओ संप्रदाय को द क्यूई में एकमात्र संप्रदाय बनाना चाहते हैं। सभी 4 रक्षक राजा शक्तिशाली साधक हैं जो एक योद्धा के स्तर के बराबर हैं। उपसंप्रदाय नेता और उनमें से सबसे मजबूत भी अकेले हुआंग्यू पर्वत में प्रवेश कर गया, अजेय। जिन शियाओ संप्रदाय की बात करते हुए फॉन्ग हान्यू ने प्रशंसा व्यक्त की। चूंकि जिन जियाओ संप्रदाय ने राक्षसी संप्रदाय पर हमला किया था, इसलिए धर्मी महान रसातल द्वार के शिष्यों ने उन्हें नापसंद नहीं किया। साधना जगत बस एक बड़ी दुनिया है और अधिकांश साधक प्रतिष्ठा के बारे में बहुत परवाह करते हैं। वे ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि जिन जियाओ संप्रदाय कितनी दूर तक जा सकता है। फैंग वान को पता था कि जो जू जिन शियाओ संप्रदाय में शामिल हो गया है, उसने भी संप्रदाय के लिए बड़ी उम्मीदें रखी थीं। कौन सा संप्रदाय पुनर्जन्म लेने वाले अमर पूज्य जो जू के लिए योग्य हो सकता है? वैसे 3 साल पहले लू युवानजुन को जिनजियाओ संप्रदाय के मुखिया दानव सम्राट द्वारा हमला झेलना पड़ा था और ऐसा कहा जाता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह अभी भी अपने गुफा स्वर्ग में स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। संप्रदाय का नेता क्रोधित था। शीर्ष गुरुओं में से एक ने जिनजियाओ संप्रदाय की जांच करने के लिए पहाड़ से नीचे भी उतरा। जब फैंग हान्यू ने इस मामले को उठाया तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी की, लू युवानजुन का भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है, एक दानव से टकराना। सम्राट तब भी जब वह सिर्फ अनुभव के लिए बाहर जा रहा हो। सौभाग्य से दानव नरेश उसे मारना नहीं चाहते थे। यदि जिनजियो संप्रदाय के 4 संरक्षक राजा इतने मजबूत हैं तो दानव सम्राट की साधना अथाह गहन होनी चाहिए। इसलिए यद्यपि लू युवानजुन घायल हो गया था, लेकिन अधिक लोगों को लगता है कि दानव सम्राट ने जानबूझकर दया दिखाई। फैंग वांग ने यह सुनने के बाद ऐसा ही सोचा। उसने ये भी महसूस किया कि जिन शियाओ संप्रदाय के भीतर लू युवानजुन के लिए कोई समर्थक हो सकता है, अन्यथा जोजू इसमें क्यों शामिल होगा। दोनों भाई काफी देर तक बातें करते रहे। जाने से पहले फैंग हान्यू ने फैंग वान को बताया कि एक बार जब वह आत्मा अमृत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो वह संप्रदाय के योगदान अर्जित करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरेगा। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि संप्रदाय के योगदान को भारी मात्रा में साधना संसाधनों के लिए बदला जा सकता था। वह फैंग परिवार को एक साधना परिवार बनने में मदद करना चाहता था। इसके अलावा वह दूसरे मध्याह्न के सबसे प्रमुख शिष्य के पद में भी रुचि रखता था। उसे विदा करने के बाद फैंग वांग सफ़ेद जेड बिस्तर पर लौट आया और ध्यान करना जारी रखा। जियाओजी ने आकर कहा, युवा गुरु, आप 6 साल पहले गहन हृदय क्षेत्र के 5वें स्तर के एक साधक को हराने में सक्षम थे। गहन हृदय क्षेत्र में आगे बढ़ना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 66-64। त्यानयुवान ने दुनिया को चौंका दिया। एक गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C66-64। त्यानयुवान ने दुनिया को चौंकाया। एक एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 66। अध्याय 64। त्यानयुवान ने दुनिया को चौंका दिया। एक अनुवादक 54,96,90,339। ये कहना कठिन है, आखिरकार मैंने 9वें स्तर के साथ हाथ नहीं मिलाया है। गहन हृदय क्षेत्र। क्या आप वास्तव में गहन हृदय क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत जानते हैं? मेरे विचार में ताकत और कमजोरी के बीच का अंतर क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिद्वंद्वी कौन है। फैंग वांग ने अपने दिल में अपनी ताकत तौलते हुए जवाब दिया। उनकी मात्र 26 वर्ष की आयु से आप धोखा न खाएं। उन्होंने उन अद्वितीय तकनीकों की साधना में 1500 वर्ष से अधिक समय बिताया था और उनकी शक्ति को अब उनके क्षेत्र द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसका वर्तमान लक्ष्य गहन हृदय क्षेत्र तक पहुंचना था। आत्मा अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहले ही पहुंच जाने के कारण उसने स्वाभाविक रूप से सीधे गहन हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने का लक्ष्य बनाया, जहां उसे सभी प्रकार के दुर्जय शत्रुओं और खतरों का सामना करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। इसके बाद वह लू युवानजुन से आगे अपने योगदान को बढ़ाने के लिए कार्यों पर समय बिता सकता था और प्रमुख शिष्य का पद प्राप्त कर सकता था तथा संप्रदाय नेता के लिए उम्मीदवार बन सकता था।
ऐसा कदम न केवल बदला लेने के लिए होगा बल्कि इससे उसके परिवार को भी अधिक लाभ होगा। आखिर साधना क्या है अगर योग्यता नहीं, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भाग्य। भाग्य क्या है? संसाधन ही भाग्य हैं। जियाओ जी ने खुश होकर कहा, युवा गुरु सही कह रहे हैं। आपकी प्रतिभा के साथ दुनिया पर हावी होने के लिए 1 और 100 साल की साधना पर्याप्त होगी। निश्चित रूप से अब लापरवाही का समय नहीं है। महान संत की गुफा स्वर्ग को छोड़ने के बाद उसे फैंग वान की उम्र और उसके द्वारा साधना में बिताए गए समय के बारे में पता चला, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। 10 वर्षों की साधना के बाद यह आत्मिक दानव के स्तर का भी नहीं था। दानव राजा को पराजित करना तो दूर की बात थी। इस वजह से अब उसे फैंग वान से बड़ी उम्मीदें थीं। महान संत की गुफा स्वर्ग के विभिन्न गुप्त क्षेत्रों में इसने कई प्राचीन चमत्कार देखे थे, ये पूरी तरह से जानते हुए कि अमरता प्राप्त करना कितना कठिन है कि 1000 साल में एक बार कोई अमर हो जाता है, और जो लोग अमर हो जाते हैं वे हमेशा अद्वितीय प्रतिभा और असीम भाग्य वाले व्यक्ति होते हैं। फैंग वान की प्रतिभा ने उसे चकित कर दिया और उसके भाग्य को और भी अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से महान संत की ग्रोटो स्वर्ग के भीतर उसने जो लाभ अर्जित किए थे उन्हें देखते हुए। स्वर्ण शल्क श्वेत पंख वस्त्र, दानव राजा की दानव गोली और वह रहस्यमयी दीवार, ये गंभीर रूप से संदेहास्पद था कि फैंग वांग ने दीवार से रहस्यमयी विरासत के बारे में पहले ही जान लिया था। इतनी बड़ी जान को कसकर पकड़ना होगा। अगर फैंग वांग अमर हो जाए तो क्या वह मुर्गे की पीठ पर सवार होकर स्वर्ग नहीं जाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग ने अपने स्टोरेज बैग से ब्लैक फ्लड ड्रैगन का दानव कोर निकाला, उसे जियोजी को सौंप दिया और कहा, इस दानव कोर की अभी जरूरत नहीं है। जब मैं बाद में इसका इस्तेमाल करने का फैसला करूंगा तो दानव राजा को मारना मुश्किल नहीं होगा। इसे तुम्हें दे देना बेहतर है। जब मैं साधना कर रहा हूं तो तुम्हें भी मजबूत बनने का प्रयास करना चाहिए। कुछ सालों में तुम और मैं एक साथ दुनिया की यात्रा करेंगे और जीवित किंवदंतियां बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद युवा स्वामी, अब से मैं आपके लिए आग और पानी दोनों से गुजरूंगा। जियोजी बहुत उत्साहित था और उसने अपनी पूंछ को राक्षस कोर के चारों ओर लपेटा और मोहित भाव से उसे 2 बार चाटा। एक ड्रैगन में बदलने का प्रयास करो, फिर मैं दिव्य ड्रैगन अमर सम्राट बन जाऊंगा। दिव्य ड्रैगन अमर सम्राट, ये बहुत दबंग लगता है। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं भविष्य में युवा गुरु को उठा सकूं। ये ड्रैगन की सवारी करना है, ड्रैगन को ले जाना नहीं। क्या फर्क पड़ता है? वे दोनों बातें करते रहे और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सपने देखने लगे। जो जू ने फैंग वांग को सलाह दी थी कि वह अभी अपनी नफरत को किनारे रखकर साधना पर ध्यान दे। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि वह सही थी। उसका सबसे बड़ा फायदा साधना में उसकी गति थी। जब तक वह मजबूत होता रहा, बदला लेने की बात तो दूर, एक दिन ग्रेट एबिस गेट के मामलों में अंतिम निर्णय लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। जब तक वह पर्याप्त शक्तिशाली था, लू युवानजुन, झाओ जेन, चाहे वे धार्मिक हों या बुरे, उसकी आज्ञा में रहेंगे। समय तीर की तरह उड़ गया और फैंग वांग, जो मुश्किल से ही अपने घर से बाहर निकलता था, खुद को अलग थलग रखना जारी रखा। उस दिन फैंग हान्यू के चले जाने के बाद वह फिर कभी मिलने नहीं आया और फैंग परिवार के अन्य शिष्यों ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लगभग 2 वर्ष और बीत गए थे। फैंग वांग की साधना अंततः आत्मा अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई। आत्मा अमृत क्षेत्र का अंतिम स्तर पिछले स्तरों की तुलना में साधना के लिए बहुत कठिन था, लेकिन सौभाग्य से उनका सोलारिस शास्त्र एक बेहतर तकनीक थी। गहन हृदय क्षेत्र आत्मा अमृत क्षेत्र से अलग था क्योंकि यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से प्राकृतिक दुनिया को समझने पर निर्भर था, जिससे व्यक्ति के हृदय को गहन हृदय में संघनित होने की अनुमति मिलती थी। क्या है गहन हृदय? लेकिन वह हृदय जो ताओ के गहन रहस्यों को समझता है। गहन हृदय क्षेत्र द क्यूई साधना जगत के भीतर एक प्रथम श्रेणी का क्षेत्र है। जहां तक उच्चतर संघनन आत्मा क्षेत्र की बात है, वह अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था जो शायद ही कभी पाया जाता था। गहन हृदय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अंतर्दृष्टि और भाग्य की आवश्यकता थी। एक दिन फैंग वांग अपने गुफा निवास से बाहर नहीं निकला था। वह महान रसातल द्वार के शानदार दृश्य का आनंद लेने के लिए एक चट्टान के किनारे पर चला गया। जियोजी उसके कंधे पर चढ़ गया और उसकी छाती में घुस गया और अपने सांप के सिर से बाहर झांकने लगा। 8 वर्षों की साधना ने शियाओजी को पूरी तरह से बैंगनी सांप में बदल दिया था, जिसके शल्क सूर्य के नीचे एक असामान्य ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। गर्मी के मौसम में जब आसमान में चिलचिलाती धूप छाई हुई थी, ग्रेट एबिस गेट की 10 चोटियां धुंध में नहीं लिपटी थीं, बल्कि सभी अपने शरीर को प्रकट कर रही थीं, बादलों में ऊपर उठ रही थीं, राजसी और भव्य। उन पर एक नज़र डालने से ही आत्मा में उत्साह भर जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 चोटियां संप्रदाय के मुख्य शहर को ऐसे घेरे हुए थीं जैसे हाथों की एक जोड़ी उसे गोद में लिए हुए हो। जहां फैंग वांग खड़ा था, वहां से वह विभिन्न संप्रदाय के अनुयायियों की तलवारों पर उड़ती आकृतियां और समूहों में तैरती हुई सारसों की लंबी कतारें देख सकता था। इस तरह खेती करते रहना अच्छा रहेगा, फैंग वांग ने अचानक सोचा। सांसारिक मामलों से दूर होकर, अस्थायी रूप से प्रतिशोध को भूलकर, पूरे मन से साधना में लग गया। क्या ये साधना का वह जीवन नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी? जियोजी ने अपना सिर घुमाया और फैंग वांग की ओर देखते हुए पूछा, युवा मास्टर, क्या आप अब दिव्य ड्रैगन अमर सम्राट बनना नहीं चाहते हैं?
उसके लिए एक स्थान पर बहुत अधिक समय तक रहना उबाऊ हो गया था। संभवतः महान संत की गुफा स्वर्ग में 300 वर्षों तक रहने के कारण उसमें ऐसे किसी भी वातावरण से भागने की इच्छा विकसित हो गई थी जहां वह बहुत अधिक समय तक रुका रहता था। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक अनौपचारिक टिप्पणी कर रहा हूं, फैंग वांग ने हल्की हंसी के साथ कहा। अपने पिछले जीवन में उसने दुनिया की यात्रा नहीं की थी और एक बहुत ही साधारण जीवन जिया था। इस जीवन में उसने बचपन से ही तय कर लिया था कि वह पहाड़ों और नदियों को पार करना चाहता है। इस लक्ष्य के लिए उसने अपनी प्रतिभा को उजागर होने से बचाने के लिए गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, ताकि फैंग परिवार को उससे बहुत अधिक उम्मीदें न हो जो उसे बांधे। अब जब उसने साधना शुरू कर दी थी तो दुनिया भर में घूमने की उसकी इच्छा अपरिवर्तित रही। एक बार जब उन्होंने फैंग निवास को दृढ़तापूर्वक साधना के मार्ग पर चलने में मदद की और उनके सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, तो उन्होंने दाक्यूई से परे की दुनिया को देखने की योजना बनाई। ठीक उसी क्षण फैंग वांग ने अपने पीछे पहाड़ के दरवाजे के खुलने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और गूली को अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए देखा। वह फैंग वांग के पास गई और पूछा, क्या तुमने अपनी बंद दरवाजे की साधना पूरी कर ली है? बस कुछ ताज़ी हवा का आनंद ले रही हूँ मिस गू, इतने सालों के बाद आपकी साधना कैसी रही है? फैंग वांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। गूली ने स्पष्टतः अपनी आभा को छिपाने के लिए कुछ गहन तकनीक का अभ्यास किया था, यहाँ तक कि फैंग वांग भी उसके साधना स्तर को नहीं देख सका, जैसा कि उत्तर से गो परिवार से उम्मीद थी। एक सूक्ष्म नज़र के साथ गूली ने धीरे से कहा, बुरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं है। फैंग वांग, क्या आपका लाइफ स्पिरिट खजाना वास्तव में स्वर्ग युआन रैंक का है? स्वर्ग युआन रैंक? फैंग वांग उसके सवाल से अचंभित रह गया और उसने आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या इन 2 वर्षों में कुछ हो सकता था? फैंग वांग ने तुरंत गुआन क्यूक्सियन के बारे में सोचा। क्या ये हो सकता है कि गुआन क्यूक्सियन ने उपसंप्रदाय नेता चेनंगशी पर बहुत अधिक भरोसा किया और अपने खजाने की आत्मा का पद प्रकट कर दिया? अब पूरा द क्यू साधना क्षेत्र ये खबर फैला रहा है, कह रहा है कि महान रसातल द्वार में एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसके पास एक स्वर्गीय युआन खजाना आत्मा है जिसका नाम फैंग वांग है। गूली ने उत्तर दिया। उसकी आंखें तीव्रता से जल रही थीं क्योंकि वह फैंग वांग को देख रही थी। वह फैंग वांग को स्वयं ये स्वीकार करते हुए सुनना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग ने हताश भाव दिखाया और असहायता से पूछा, ये किसने कहा? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि मेरी खजाने वाली आत्मा एक स्वर्ग युआन खजाने वाली आत्मा है? गूली ने उसे गौर से देखा और कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किसने फैलाया, लेकिन ये खबर 1 साल से घूम रही है। पिछले महीने तियानशु संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर फू जुवानजी ने स्वर्ग की भविष्यवाणी करने के बाद घोषणा की कि उन्हें यकीन है कि ग्रेट एबिस गेट ने वास्तव में एक भाग्य के बच्चे को जन्म दिया था जो कि रहस्यमय मूल खजाना आत्मा। 9 महान संप्रदायों में से एक तियानशु संप्रदाय धार्मिक मार्ग से संबंधित था और महान रसातल द्वार के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। ये सुनकर फैंग वांग शांत दिखाई दिया, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी खजाने की आत्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई थी। हालांकि उसने पहले भी अपने खजाने की आत्मा के रैंक को ऊंचा करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी भी उसके स्वर्ग युआन रैंक को इतने सीधे तौर पर उजागर करने का इरादा नहीं किया था। जो जू ने पहले उल्लेख किया था कि उसके पिछले जीवन में ग्रेट एबिस गेट को पृथ्वी मूल खजाना आत्माओं के साथ कई प्रतिभाओं के उद्भव के कारण राक्षसी पद से आक्रमण का सामना करना पड़ा और ये लगभग नष्ट हो गया। उस आपदा से बचने के बाद ग्रेट एबिस गेट बदल गया और अंततः द क्यूई में सबसे मजबूत संप्रदाय बन गया। अब जबकि उसकी स्वर्ग युआन खजाना आत्मा उजागर हो गई है, तो क्या यह आपदा जल्दी ला सकती है? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी स्वर्ग युआन खजाना आत्मा ने कितना हंगामा मचाया है। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी मुझे लिखा था कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी चाहिए। गूली ने भावुक होकर कहा और किसी कारण से उसके कान के लोब अंत में लाल हो गए। वाह युवा स्वामी, आपकी खजाना आत्मा स्वर्ग युआन रैंक की है। जियोजी ने अपना सिर फैंग वांग के आलिंगन से बाहर निकाला और उत्साह से पूछा। फैंग वांग ने सांप का सिर वापस नीचे दबाया और पूछा, गुरु ने क्या कहा? और संप्रदाय के नेता का रवैया क्या है? वह इस पर विश्वास नहीं करता है न? गूली ने उत्तर दिया, गुरु ने हमें चेतावनी दी थी कि हम आपको परेशान न करें और अन्य वंशों के शिष्यों को भी आने से मना करें, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे आपकी साधना प्रभावित हो सकती है। जहां तक संप्रदाय के नेता का सवाल है, मुझे उनके रुख के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन सभी शीर्ष गुरुओं को उन्होंने ही बुलाया था। उन्होंने वास्तव में क्या कहा, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष शिष्यों को भी नहीं पता। यदि आप स्वयं बाहर नहीं आते तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता। फैंग वांग की ओर उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी थीं। एक जीवित स्वर्ग युआन खजाना आत्मा। ये जानने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी, उसके बाद अचानक एहसास हुआ और फिर आत्मविश्वास लौट आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कभी भी फैंग वांग से आगे नहीं निकल सकी। उनके खजाने की आत्माओं के रैंक में अंतर बहुत बड़ा था। यदि वह अपनी तुलना फैंग वांग से न करती तो वह एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला होती जो 100 वर्षों में शायद ही कभी देखी गई हो। फैंग वांग चुप था। उसके मन में कई संभावित परिणाम उभरे, लेकिन जब उसने अपने स्वयं के साधना स्तर और फिर जोजू के बारे में सोचा तो उसका आत्मविश्वास वापस आ गया।
एक बार जब वह गहन हृदय क्षेत्र को तोड़ देगा तो भले ही संघनन आत्मा क्षेत्र से कोई उसके खिलाफ कार्य करेगा, फिर भी उसके पास वापस लड़ने की शक्ति होगी। चूंकि यह इस स्थिति तक पहुंच गया है, मैं केवल अपने कार्ड टेबल पर रख सकता हूं। मेरी खजाने की आत्मा वास्तव में एक स्वर्ग युवान खजाना आत्मा है। मैं मूल रूप से एक रहस्यमय मूल खजाना आत्मा होने के नाते सभी के साथ मिलना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। फैंग वान ने एक गहरी सांस ली और चिंतित भाव से बोला, जो एक उच्च उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति के अकेलेपन को दर्शाता था। हालांकि गूली को उसके शब्द अजीब लगे, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से कहा, अब आप लू युवानजुन से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। पूरा संप्रदाय आपको महान रसातल द्वार के सबसे प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचानता है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको अगला संप्रदाय नेता बनने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 67 लिस्टिंग टिप्पणियां _ गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 67 लिस्टिंग टिप्पणियां _ एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 67 लिस्टिंग टिप्पणियां _ अनुवादक 54,96,90,339। उपन्यास को कल दोपहर तक सटीक रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। मुख्य संपादक नॉर्डन रिवर और जिम्मेदार संपादक जिया नान को धन्यवाद। मेरे उन वफादार पाठकों को धन्यवाद जो मेरी पिछली किताब से मेरे साथ हैं, और उन नए पाठकों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस किताब के साथ मेरे काम का अनुसरण करना शुरू किया। असंख्य शब्द कल अपडेट की बाढ़ में परिवर्तित हो जाएंगे। चूंकि पुस्तक 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और यह कल 10 नवंबर को लाइव होगी, तब से ठीक एक महीना हो गया है। मैंने आपकी सभी आलोचनाएं और समर्थन देखे हैं। मैं जिस मुख्य कथानक की कल्पना करता हूं, उससे विचलित हुए बिना मैं सभी को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे ठीक करूंगा। हालांकि सभी को खुश करना मुश्किल है और हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसे नापसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझेंगे। मैंने पहले एक टिप्पणी देखी जिसमें कहा गया था कि मैं हमेशा लड़ाई और हत्या से भरे इन क्लिच प्लॉट्स को क्यों लिखता हूं, और मैं कम महत्वपूर्ण खेती और खेती में बिताए गए वर्षों के बारे में क्यों नहीं लिख सकता। मैं लगभग खुद को संभाल नहीं पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। शायद उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि मैं पहले भी ऐसी 2 किताबें लिख चुका हूं। जब मैं उन्हें लिख रहा था तो सभी को लगा कि यह बहुत नीरस है और उम्मीद थी कि मैं कोई अलग तरीका आजमा सकता हूं। अपनी शैली बदलने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि मैं अपने पिछले तरीके पर क्यों नहीं टिका रहा, जिससे मैं हैरान और निराश दोनों हुआ। ये पुस्तक अभी भी मेरे मूल सार को बनाए रखेगी, जिसका अर्थ है कि नायक पूर्ण निश्चितता के बिना जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, नहीं वे सक्रिय रूप से असंबंधित दुश्मनों को उकसाएंगे या उपकथानक खोलने के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि मेरी पिछली किताबों की तुलना में मैं अधिक मानवीय स्पर्श के साथ लिखना चाहता हूं और आवश्यक साहस भी मौजूद रहेगा। नायक के विकास से परे, ये पुस्तक परिवार के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। फैंग फैमिली डिसिपल्स में अलग अलग विकास चाप होंगे। अभी बहुत अधिक विवरण के लिए अभी भी बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि खेती की तलाश करने वाले परिवार की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल पर्याप्त नहीं है। परिवार में नायक के समान विकास दर नहीं हो सकती है। भले ही सहायक पात्रों को उनके अध्याय मिल जाएं, वे कृत्रिम रूप से नायक की गति के साथ नहीं रह सकते। यह अनुचित होगा। इसके अलावा, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, अमर बनना एक ऐसी चीज है जो ऊपर उठने के बाद हासिल की जाती है, लेकिन नायक नश्वर दुनिया में अमर हो जाएगा। नश्वर क्षेत्र महत्वपूर्ण होगा और इसमें तेजी से बदलते क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। इसे सभी के लिए एक आश्वासन की गोली माने। आइए उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद अतिरिक्त अद्यतन नियमों के बारे में बात करें। हर 500 अतिरिक्त मासिक टिकटों के लिए मैं एक अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। कोई सीमा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। समर्थकों के बीच किसी नेता की प्रत्येक उपस्थिति के लिए मैं एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त अध्यायों की सीमा बहुत अधिक है, बात यह है कि मैंने इसे कम कर दिया है। मैं इतना कुछ नहीं जोड़ सकता, नहीं यह सार्थक होगा। अतिरिक्त अध्याय उपन्यास के प्रकाशित होने के अगले दिन से शुरू होंगे, तथा इसमें कल होने वाले अपडेट की संख्या शामिल नहीं है। चलो मनोरंजन के लिए एक खेल खेलें। नीचे दी गई संख्याओं में से एक चुनें और अनुमान लगाएं कि मैं कल कितने अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। 1. यदि इसमें 3 या इससे कम अध्याय हों तो ये कमजोर और असंतोषजनक होगा, ठीक आपकी तरह। 2. यदि इसमें 3 से 5 अध्याय हों तो यह एक मामूली प्रयास होगा, जिससे मेरे भाइयों और बहनों में कुछ संदेह उत्पन्न होंगे। 3. यदि इसमें 5 से 7 अध्याय हैं तो ये ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, तथा ये दर्शाने के लिए कि इस व्यक्ति में कुछ अलग है। 4. यदि इसमें 7 से 10 अध्याय हैं तो यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है, वह जागृत है। 5. सभी लोग बेझिझक कल्पना करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 68 गहन हृदय क्षेत्र तक सफलता सदस्यता की तलाश _ गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL।
मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C68-65 गहन हृदय क्षेत्र में सफलता सदस्यता की तलाश _ BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। प्रायोजित इंटेल अडोब मैक्स। प्रायोजित अडोब। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। 24 के सोने की चेन जीतने का मौका पाएं। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 68 अध्याय 65 गहन हृदय क्षेत्र में सफलता सदस्यता की तलाश _ अनुवादक 54,96,90,339। तीसरी शिरा तुम्हारी वजह से जीवंत हो गई है। हर दिन दूसरी शिराओं से शिष्य तुम्हारी खबर पूछने आते हैं। बाद में जब तुम संप्रदाय के मुख्य शहर में जाओगी तो तुम्हारे लिए भागना मुश्किल हो सकता है, गूली ने कहा। उसका स्वर चिढ़ाने वाला था। फैंग वान मुस्कुराया और कहा, फिर मुझे संप्रदाय के मुख्य शहर में कम बार जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने विषय बदल दिया और पिछले 2 वर्षों में ग्रेट एबिस गेट में हुए परिवर्तनों के बारे में पूछताछ की। गूली उसके पास खड़ी होकर दूर के दृश्यों को देख रही थी और वह जो कुछ जानती थी उसके बारे में बात करने लगी। पिछले साल शांति थी। ग्रेट एबिस गेट पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई जब तक कि स्वर्ग युवान स्पिरिट ट्रेजे की खबर नहीं आई। ग्रेट एबिस गेट जीवंत हो गया और हर महीने संप्रदाय और कुलीन परिवार के साधक यहाँ आने लगे। परिणामस्वरूप ग्रेट एबिस गेट पर काफी संख्या में लोग आए। कुछ शिष्यों को छोड़कर सभी ने तीसरी शाखा में शामिल होना चुना। अधिकाधिक लोग फॉन्ग वान की साधना की प्रशंसा करने लगे, जिससे वह लगभग पौराणिक लगने लगा। यदि महान रसातल द्वार पहले सितारों की एक चमकदार सरनी की तरह था, तो अब फैंग वांग ने लू युवानजुन सहित सभी की चमक को ढक दिया। जब से लू युवानजुन दानव सम्राट द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, तब से वह कई वर्षों से उपचार कर रहा था और उसने कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दिखाई थी, जिससे अधिकांश शिष्यों के लिए उसे याद रखना मुश्किल हो गया था। फैंग वांग ने चिंतन करते हुए सुना, बहुत अधिक ध्यान देना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उसे गहन हृदय क्षेत्र को तोड़ने के लिए समय का लाभ उठाना होगा और सफलता मिलने के बाद वह संप्रदाय नेता के इरादों की जांच करेगा। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद फैंग वान को खुद को माफ करने का अवसर मिला और वह साधना करने के लिए अपने गुफा निवास में लौट आया। गूली ने अपने पहाड़ी द्वार की ओर देखा। उसका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। तो स्वर्ग युवान आत्मा खजाना वास्तव में मौजूद है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कितना मजबूत है। संप्रदाय के मुख्य शहर में टास्क हॉल, प्रथम तल पर महान हॉल। फैंग हान्यू ने अपनी आंखें ढककर प्रवेश किया और प्रवेश करते ही कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये फिर वही है, वह इतनी जल्दी वापस आ गया। ये फैंग हान्यू है, फैंग वान का चचेरा भाई। उसके योगदान अंक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वह केवल दुश्मनों को मारने के कार्य लेता है और वे सभी बहुत कठिन हैं। मैंने सुना है कि पिछले महीने उसने ची डेविल संप्रदाय के 2 प्रत्यक्ष अनुयायियों को मार डाला था और ये 2 बनाम 1 वाली स्थिति थी। तस्क, अगर वह इतना शक्तिशाली है तो फैंग वान कितना शक्तिशाली होगा। ऐसा लगता है कि दक्षिणी पहाड़ियों का फैंग परिवार बढ़ रहा है। गेट अ चांस टू विन अ 24K गोल्ड चेन। गेट अ चांस टू विन अ 24K गोल्ड चेन। स्टार्ट योर विनिंग स्ट्रीक ऑन फन 88 टुडे। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग हान्यू ने आसपास की चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। वह एल्डर झांग से मिलने के लिए 4थी मंजिल पर चला गया। जब एल्डर झांग ने उन्हें कमरे में आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, आपकी कार्यकुशलता बहुत अधिक है। औसतन आप महीने में 2 कार्य पूरे करते हैं और सभी लक्ष्य आत्मा अमृत क्षेत्र की पहली या दूसरी परत पर हैं। फैंग हान्यू डेस्क पर गए और अपने स्टोरेज बैग से एक लिपटा हुआ सिर निकाला। विनम्रता से कहा, मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा योगदान अभी भी बहुत कम है। एल्डर झांग ने सिर की जांच की और आह भरते हुए कहा, आपकी प्रतिष्ठा हाल ही में बहुत बढ़ गई है। राक्षसी पद से सावधान रहें जो आपको निशाना बना रहा है। फैंग हान्यू ने सिर हिलाया और कहा, बड़े, चिंता मत करो, मैं जब भी बाहर जाता हूं तो हमेशा भेष बदल लेता हूं ताकि कोई मुझे निशाना न बनाए। आपको संप्रदाय के भीतर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी संप्रदाय लीक से मुक्त नहीं है, समझे? एल्डर झांग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ये सुनकर फैंग हान्यू की भौहें तन गईं और वह अपने द्वारा की गई प्रत्येक मिशन यात्रा के विवरण की समीक्षा करने लगा। जल्द ही एल्डर झांग ने उसे अपने योगदान बिंदुओं पर पुनः प्रवेश करने में मदद की और वह माफी मांगकर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने किसी को देखा और रुक गया। वह व्यक्ति जोजू था। जोजू लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसकी कमर पर 2 स्टोरेज बैग थे। वह बहादुर और सुंदर दिख रही थी। उसका मेकअप बहुत बढ़िया था और जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती गई वह और भी अधिक आकर्षक होती गई। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जोजू ने मुस्कुराते हुए फैंग हान्यू की ओर अपनी बाहें उठाईं, फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह उसके आगे निकल गई। एल्डर झांग, मैं भी एक मिशन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आई हूँ, इस बार फिर से डरो मत, उसने पुकारा। जोजू के शब्दों को सुनकर फैंग हान्यू अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ये केवल एक झलक थी। कमरे से बाहर निकलते समय उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। गलियारे में चलते हुए फैंग हान्यू जिज्ञासा से भर गया।
वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि जो जू कितनी मजबूत हो गई है और उससे भी अधिक उत्सुक था फेंग वान के वर्तमान साधना स्तर के बारे में। जो जू उसकी तरह अक्सर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाती थी, जिससे उसकी साधना में देरी हुई होगी, कम से कम फेंग वान जितनी नहीं। जब उन्होंने फोंग वान के लगभग 10 वर्षों के एकांतवास के बारे में सोचा तो फोंग हान्यू ने वास्तव में उनकी प्रशंसा की। हर कोई इतने लंबे समय तक ध्यान में नहीं बैठ सकता, विशेषकर उनके जैसे युवा लोग जिन्हें अकेलेपन को सहन करना कठिन लगता है। वे हमेशा पहाड़ों के नीचे की दुनिया से आकर्षित होते रहते हैं। गुफा के अंदर निवास। फैंग वांग एक सफ़ेद जेड बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे थे, उनके हाथ उनकी साधना तकनीक का संचालन कर रहे थे। उनके सिर के पीछे 9 आग के गोले तैर रहे थे, जो एक चक्र बना रहे थे और आसपास के स्थान को मोड़ रहे थे। जियोजी एक छोटे से तालाब के पास लेटा हुआ फैंग वान को देख रहा था। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। फैंग वान द्वारा अभ्यास की जा रही साधना तकनीक के बारे में उत्सुक था, क्योंकि लपटें बहुत अधिक प्रबल थीं। इंटेल गेमिंग पीसी डीव्स ऑन बीबीडी। इंटेल गेमिंग पीसी डीव्स ऑन बीबीडी। इंटेल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान संत की गुफा स्वर्ग में इस उग्र साधना तकनीक जैसा कुछ भी नहीं देखा गया था। इस समय फैंग वान गहन हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया में था। गूली के साथ उनकी आखिरी बातचीत को 1.5 साल बीत चुका था। वह तेजी से 30 साल के करीब पहुंच रहे थे। 30 साल की उम्र तक गहन हृदय क्षेत्र तक पहुंचना महान रसातल द्वार में योग्यता का एक बेजोड़ प्रदर्शन था। एक राक्षस के लिए गहन हृदय क्षेत्र, दानव राजा स्तर के बराबर क्षेत्र में साधना करना 200 साल के बिना लगभग असंभव होगा। शायद लड़ाकू हृदय की वजह से फैंग वान को अपने गहन हृदय को संघनित करने में कोई बाधा नहीं आई। जब वह साधना कर रहा था तो उसने गुफा के भीतर प्राकृतिक सार को महसूस किया। गहन हृदय स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति को समझता था और सभी चीजों की आवाजें सुन सकता था, जैसे कि ऐसे जानवर जो मानव भाषा नहीं बोलते थे, और यहाँ तक कि पौधों की भावनाओं को भी महसूस कर सकता था। एक निश्चित अर्थ में गहन हृदय क्षेत्र तक पहुंचना वास्तव में साधना के पथ पर कदम रखना था। पिछले 3 क्षेत्र तो केवल साधना के लिए आधार तैयार कर रहे थे। धीरे धीरे फैंग वान के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगी, जो उसकी शिरोबिंदुओं और हड्डियों से होकर बहने लगी, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सार भी ऊपर उठने लगा। ये प्रक्रिया आनंददायक, अवर्णनीय और अत्यंत आकर्षक थी। दिन बीतते गए। अंततः फैंग वान ने सफलता प्राप्त की, आधिकारिक तौर पर गहन हृदय क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दोगुनी हो गई और उसकी दिव्य चेतना भी काफी मजबूत हो गई, जिससे वह खुशी से भर गया। अपनी आंतरिक दृष्टि से उसने अपने संचित आत्मा स्थान में एक नया काला खांचा दिखाई दिया, जो ये संकेत दे रहा था कि वह एक तीसरा जीवन आत्मा खजाना बना सकता है। हालांकि अपने गुफा निवास में स्वर्गीय दाव आत्मा पत्थर के बिना वह एक जीवन आत्मा खजाने को संघनित नहीं कर सकता था। वह तुरंत नहीं उठे, बल्कि अपनी साधना के स्तर को स्थिर रखने का निर्णय लिया। पूरे 7 दिन लग गए, इससे पहले कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपने आप बढ़ना बंद कर दे, जो उनकी सफलता के पूर्ण अंत का संकेत था। वह खड़ा हुआ, अपनी मांसपेशियों को खींचा और पहले से अधिक हल्का महसूस किया। स्ट्रेचिंग के बाद उसने अपने कपड़े ठीक करने शुरू किए, अपना स्टोरेज बैग पहना और जियोजी ने जब देखा कि वह जाने वाला है तो वह तुरंत उसके पीछे चला गया। वह काफी समय से ऐसा करने के लिए उत्सुक था। फैंग वान ने इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गुफा के द्वार से बाहर निकलते समय सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे वह तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था। अब गहन हृदय क्षेत्र में दुनिया के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अपनी महान पूर्णता तकनीकों के साथ, अपने जीवन आत्मा खजाने और जादुई कलाकृतियों के साथ, भले ही लू युवानजुन और गुआन क्यूक्सियन ने उसे मारने की साजिश रची हो, वह बच जाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। मास्टर, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? जियोजी ने उत्सुकता से पूछा। इंटेल गेमिंग पीसी डीव्स ऑन बीबीडी। इंटेल गेमिंग पीसी डीव्स ऑन बीबीडी। इंटेल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग वान ने शुरू में गुआन क्यूक्सियन को खोजने का इरादा किया था ताकि उसके रवैये का परीक्षण किया जा सके, लेकिन उसका मन बदल गया और उसने पहले जोजू की तलाश करने का फैसला किया। कई वर्षों से उसे न देख पाने के कारण उसे उसकी बहुत याद आती थी। फैंग वान ने कोई उत्तर नहीं दिया और तुरंत अपनी तलवार पर सवार होकर प्रथम मध्याह्न रेखा की ओर उड़ चला। लगभग 10 वर्षों तक एकांत साधना में रहने के कारण, हालांकि फैंग वान की संप्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा थी, फिर भी बहुत कम लोग उसका चेहरा याद रखते थे। इसलिए जब वह उड़ रहा था तो रास्ते में मौजूद शिष्य उसे तुरंत पहचान नहीं पाए। उनकी निगाहें उसकी प्रभावशाली उपस्थिति पर टिकी थीं। प्रथम मध्याह्न रेखा पर पहुंचने के बाद फैंग वांग ने जोजू के गुफा निवास का पता लगाने से पहले चारों ओर पूछताछ की। जोजू की भी अब अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। शिष्यों की नई पीढ़ी के बीच प्रसिद्धि के मामले में वह शीर्ष 5 में शुमार थी। केवल फैंग वांग, लू युवानजुन और ये जियांग ही उससे आगे थे। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर फैंग वांग ने पुकारा, जोजू, क्या तुम वहां हो? वह अनिश्चित था। उसकी याददाश्त में जोजू ने अपना अधिकांश समय बाहर घूमने में बिताया था और वह नहीं जानता था कि वह इस समय अपने घर में है या नहीं। कुछ क्षणों के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर फैंग वांग को निराशा का एहसास हुआ और वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक पहाड़ का द्वार खुल गया। अंदर आएं।
गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा था, जिससे अंदर का दृश्य अस्पष्ट हो गया था, और जोजू की उदासीन आवाज बाहर आई। फैंग वान को खुशी की लहर महसूस हुई और वह तुरंत गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, पहाड़ का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फैंग वान के नथुने में एक खुशबू भर गई। उसने देखा कि गुफा की दीवारें गहरे बैंगनी रंग के फूलों वाली कई लताओं से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने हर कुछ कदम पर फॉर्मेशन तावीज़ के कागज़ देखे, जो या तो गुफा की दीवारों पर या लताओं पर चिपके हुए थे। भीतरी कक्ष में पहुंचकर फैंग वांग ने जोजू को देखा। वह एक कुंड में ध्यान कर रही थी, भीगी हुई, उसके शरीर के वक्र स्पष्ट दिख रहे थे, हालांकि उसका लाल गाउन अभी भी अपारदर्शी था। प्रत्येक प्रत्यक्ष शिष्य के गुफा निवास में अलग अलग आकार का एक तालाब होता था, जो संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा से बना होता था। फैंग वान पूल के किनारे पहुंचा और देखा कि उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली थी, उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे। उसे मानना पड़ा, इससे उसे एक खास तरह का स्त्रीत्व वाला आकर्षण मिला। मेरे सामने आने से पहले तुम उठकर कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? फैंग वान खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। जोजू ने आंखें बंद करके कहा, आपके अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता, तो फिर आपके साथ औपचारिकता क्यों निभानी है? क्या हुआ? बगल के घर में मिस गू रहती है, साथ में एक मां सांप राक्षस भी रहता है, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या अब आपको मुझसे लगाव हो गया है? बकवास, ये कैसे संभव हो सकता है? फैंग वान ने परेशान होकर अपनी आंखें घुमाईं। उसने जल्दी से विषय बदलते हुए पूछा, मेरे लाइफ स्पिरिट ट्रेजर का ग्रेड उजागर हो गया है। आपको क्या लगता है इसे किसने लीक किया? जोजू ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, उसकी लंबी पलकें पानी की बूंदों के साथ ऊपर उठ रही थीं, और उसकी नज़र फैंग वान पर पड़ी और उसकी आंखों में एक आकर्षक और जीवंत जोड़ी दिखाई दी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे आंकने में समय लिया। फैंग वान ने दूसरी ओर देखा, क्योंकि जियाओजी अचानक उसके आलिंगन से बाहर निकली और चिल्लाई, ये तुम हो, दुष्ट महिला? कौन किसी को मां सांप राक्षस कह रहा है? क्या आप कह रहे हैं कि आप पुरुष हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ है। लगता है तुम कुछ हद तक चतुर हो। जोजू ने जियाओजी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जियाओजी उसकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही मौखिक द्वंद्व हार गया। छप छप, जोजू खड़ी हो गई, उसके शरीर से भाप निकल रही थी और उसके कपड़े तेजी से सूख रहे थे, उसके गीले बाल भी उसी तरह सूख रहे थे। उसके काले बाल हवा में नाच रहे थे, उसके लाल कपड़े लहरा रहे थे, जिससे दिव्य कृपा का एहसास हो रहा था। वह नंगे पांव पूल से बाहर निकली और फैंग वान के पास पहुंची। मुश्किल से आधे मीटर की दूरी पर उसकी आंखों में एक अजीब काली नापाक ऊर्जा चमक रही थी। गहन हृदय क्षेत्र, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। इतनी तेजी से प्रगति के साथ मैं तुम्हें एक तकनीक सिखा सकता हूँ। क्या तुम सीखना चाहोगे? जोजू ने संतुष्टि के साथ पूछा, फैंग वान को गौर से देखते हुए। प्ले एंड विन अ ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स। प्ले एंड विन अ ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स। स्टार्ट योर विनिंग स्ट्रीक ऑन फन 88 टुडे। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 69 परिवर्तन तकनीक, पहली सदस्यता की तलाश _ गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C69 परिवर्तन तकनीक, पहली सदस्यता की तलाश _ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 69 अध्याय 66 परिवर्तन तकनीक, पहली सदस्यता की तलाश _ अनुवादक 54,96,90,339। कोई तकनीक बताएं। फैंग वान का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने शांत भाव से कहा, अगर आप सिखाने को तैयार हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से सीखने को तैयार हूं। हालांकि आपको कुछ ऐसा सिखाना होगा जो बहुत ही कठिन हो। बहुत ही सामान्य मंत्र से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। सोलारिस शास्त्र, सच्ची युद्ध तकनीक, नॉर्ड्रेगन दिव्य परिवर्तन कला और जिंगहोंग दिव्य तलवार कला में महान पूर्णता के साथ महारत हासिल करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो इनमें से किसी भी तकनीक को हासिल करता है, वह अपने साथियों को गर्व के साथ देख सकता है और उसकी निगाहें पहले से ही ऊंची हैं। इसके अलावा उन्होंने श्वेत इंद्रधनुष से बचने की तकनीक, दिव्य पोषण तलवार क्यूई, शरीर की रक्षा करने वाली दिव्य बाधा, महान दिव्य थंडर तकनीक और सहज प्राकृतिक तकनीक में भी महारत हासिल की थी। फिलहाल उसे युद्ध संबंधी मंत्रों की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी रुचि कुछ और गूढ़ कलाओं में थी। उदाहरण के लिए सीलिंग, आत्मा कब्जा और भविष्यवाणी तकनीकें। जोजू ने जब उसका अनुरोध सुना तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वह पास ही सोफे की ओर चली गई और हल्की, हवादार आवाज में पुकारा, यहाँ आओ। फैंग वान उसके पीछे पीछे गया, ये जानने के लिए उत्सुक कि यह अमर पूज्य उसे किस प्रकार के मंत्र प्रदान करेगा। जोजू सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गई और फैंग वान को अपने सामने बैठने का इशारा किया। उसने कोई कायरता नहीं दिखाई और वैसा ही किया। जियाओजी ने अपना सिर उसके आलिंगन से बाहर निकाला, उसकी कांटेदार जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी सांप जैसी आंखें जोजू को गौर से देख रही थीं। अचानक जोजू ने अपनी आस्तीन सांप की ओर घुमाई और उसका सिर झुक गया, वह बेहोश हो गया।
उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक गई और फिर जो जू ने उसे बाहर निकाला। फैंग वांग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानता था कि जो जू को कुछ कहना है। चलिए आपके शुरुआती सवाल से शुरू करते हैं। मैंने जांच की है और यह खबर तीसरे मेरिडियन के एक शिष्य से आई है। गुआन क्यूक्सियन और यांग युवानजी को अचानक पता चल गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये या तो झाओ जैन का काम है या लू युवानजुन का, जो जू ने धीरे से कहा। उसकी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। फैन वान को यह सुनकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने संदेह किया था कि यह लीक सच थी। उसका उद्देश्य उसे फंसाना था। लू युवानजुन और झाओ जैन को शायद ये पता नहीं था कि फैंग वान को नरसंहार की रात की सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वे संभवतः खुद को भूल नहीं पाए होंगे। इसके अलावा ये तथ्य कि जब फैंग वान की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया अपने आप में अनुचित था। झाओ जैन ने ग्रेट एबिस गेट को कभी नहीं छोड़ा, जाहिर तौर पर सावधानी के कारण। लू युवानजुन के लिए मैं उसके बगल में था जब वह दानव सम्राट से भिड़ गया था। दुनिया मानती है कि दानव सम्राट ने दया दिखाई, लेकिन वे नहीं जानते कि लू युवानजुन अपनी ताकत से बच निकला। उसके भूत यंत्र ने जादुई खजाने की श्रेणी तक पहुंचने के लिए बेहतरीन जादुई कलाकृतियों को भी पीछे छोड़ दिया है। संक्षेपण आत्मा क्षेत्र में किसी के लिए उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही जो जू की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। इतना मजबूत एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन उन लाखों आत्माओं के बारे में सोचकर जिन्हें भूत यंत्र ने अवशोषित कर लिया था, उसे राहत महसूस हुई। जो जू का स्वर बदल गया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे ठीक होने में कई और साल लगेंगे। फैंग वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे चिंता नहीं है। अगर सबसे बुरा हुआ तो कंडेंसेशन स्पिरिट दायरे में घुसने के बाद मैं खुद उससे निपट लूंगा। मुझे बस इतना डर है कि मेरी प्रतिष्ठा फैंग के लिए परेशानी का कारण बनेगी। निवास स्थान नहीं, आपकी प्रतिभा केवल ये साबित करेगी कि फैंग परिवार का वंश असाधारण है। दूसरे संप्रदाय फैंग परिवार को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी है। फैंग परिवार के शिष्यों को अन्य 8 महान संप्रदायों में शामिल होने के लिए कहें। इस प्रकार कम से कम 9 महान संप्रदाय फैंग परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ कुलीन परिवार आपसे नाराज हो सकते हैं। जो जू के शब्द फैंग वान को कुछ हद तक उचित लगे। संप्रदायों के लिए कुलीन परिवार कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी प्रणालियां भिन्न हैं और ये परिवार उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद झाओ जैन और लू युवानजुन को कैसे पता चला कि मैं एक स्वर्गीय युवान आत्मा खजाना हूं? फैंग वान ने हैरान होकर पूछा। जो जू ने हंसते हुए कहा, वे शायद सिर्फ आग को हवा देना चाहते थे। आपकी विकास दर पहले से ही चौंका देने वाली है। ये दावा करना कि आप एक स्वर्ग युवान आत्मा खजाना हैं, कुछ लोगों को ये सच लगेगा। उन्हें शायद ही पता हो कि वे गलती से निशाने पर लग गए। बेशक आपके आत्मा खजाने को स्वर्ग युवान आत्मा खजाना कहना एक कम आंकना है। फैंग वांग ने भौहें उठाईं और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या स्वर्ग युवान से भी ऊंचे स्तर हैं? जो जू ने अपने ही सवाल के साथ जवाब दिया, ठीक है, क्या आपके पास कोई और सवाल है? फैंग वांग ने मुंह बनाया, लेकिन फिर पूछा, मैं तीसरा खजाना बनाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे इसे ग्रेट एबिस गेट पर करना चाहिए या मुझे कहीं और देखना चाहिए? न केवल महान रसातल द्वार पर मुख्य मध्याह्न रेखा पर स्वर्गीय दाव आत्मा पत्थर थे, बल्कि वह चाहे कहीं भी चुने, ये संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए वह हिचकिचाया। जो जू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेज पर रखा एक स्टोरेज बैग खुल गया। ग्रीन जेड का एक टुकड़ा उड़कर फैंग वांग के हाथ में आ गिरा। यह एक गाइड जेड था। यह एक स्पिरिट मोल्डिंग ग्राउंड है जिसे मैंने आपके लिए पहले से ही चुना है। बेहतर होगा कि आप वहां गुप्त रूप से जाएं। अगर आप वहां स्पिरिट मोल्डिंग में सफल हो जाते हैं तो आपको एक सुखद आश्चर्य मिलेगा, जो जू ने कहा, एक गहरा अर्थ बताते हुए। ये देखकर कि जो जू को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह तीसरे खजाने को ढालने की तैयारी कर रहा था, उसे अंदर से कुछ निराशा महसूस हुई। वहां कोई भय का कारक नहीं है। हो। फैंग वांग ने गाइड जेड को लिया और उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया और मजाक करते हुए कहा, यह सब गोपनीयता। आशा है कि ये दक्षिणी जल्लाद स्वर्गीय राजा काओ रैन के साथ जैसी दिनचर्या नहीं है। काओ रैन का नाम सुनते ही जो जू ने उसे घूर कर देखा और झल्लाते हुए कहा, मैंने तब तुम्हें कम आंका था, लेकिन इस बार यह मेरी गलती नहीं है। उस जगह पर एक दुर्जय व्यक्ति है। तुम्हें अत्यंत सावधानी से काम करना चाहिए। जो जू द्वारा दुर्जय के रूप में वर्णित किए जाने से फैंग वांग को जिज्ञासा हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, अब तकनीक का समय है। बताओ, तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो? फैंग वांग ने उत्सुकता से पूछा। जो जू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 3 उंगलियां फैलाते हुए कहा, मेरे पास 3 परिवर्तन तकनीकें हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं या आपको दुश्मन के इलाकों में घुसपैठ करने की अनुमति दे सकती हैं। पहली है स्पैरो तकनीक, जो आपको एक गौरैया में बदलने की अनुमति देती है, लेकिन इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है और यह बहुत तेज नहीं है। ये छिपने में सबसे आसान है। दूसरी तकनीक है वाइट क्रेन तकनीक, जो आपको कम ऊर्जा का उपयोग करके और तेज उड़ान के लिए सफ़ेद क्रेन बनने में सक्षम बनाती है।
तीसरी तकनीक ब्लैक हॉक तकनीक है, जो आपको ब्लैक हॉक बनने देती है। तीनों तकनीकों में से इसके लिए मध्यम मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सबसे तेज है। परिवर्तन तकनीकें। फैंग वान की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या मैं ये तीनों सीख सकता हूँ? झो जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तकनीक में पहले से ही दिव्य कौशल के चमत्कार हैं। नश्वर लोगों को दिव्य कौशल का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक परिवर्तन तकनीक आपके गहन हृदय क्षेत्र पर अलग अलग छाप छोड़ेगी, जो एक दूसरे को पीछे हटाएगी। ये सुनकर फैंग वांग झिझकने लगा। आखिरकार यह एक परिवर्तन तकनीक थी। जब तक वह इसे ज्यादातर समय अच्छी तरह से छिपाए रखता और सिर्फ महत्वपूर्ण क्षणों में ही रूपांतरित होता, दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल होता। रूपांतरित शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं था, तो फिर उसे सबसे तेज वाला चुनना चाहिए। वह जितने ऊंचे क्षेत्र में पहुंचता, दुश्मनों की दिव्य इंद्रियां उतनी ही मजबूत होती। भले ही गौरैया छोटी थी, लेकिन वह दिव्य इंद्रियों की खोज से बच नहीं सकती थी। अगर वह इसे खोजे जाने के नजरिए से देखता तो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होता। मैं ब्लैक हॉक तकनीक सीखूंगा, फैंग वांग ने गंभीरता से कहा। झो जू ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और तुरंत ब्लैक हॉक तकनीक के लिए तलवार तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। फैंग वांग ने अंदर ही अंदर आह भरी। अरे, वह अभी अभी एक दशक के एकांतवास से बाहर आया था और अब सब कुछ फिर से शुरू हो रहा था। लेकिन वह एक अद्वितीय तकनीक को कैसे अस्वीकार कर सकता था जो उसे थाली में परोसी गई थी। परिवर्तन तकनीक आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्यूपॉइंट में प्रवाहित करने पर केंद्रित थी। विभिन्न एक्यूपॉइंट को सक्रिय करके व्यक्ति शारीरिक परिवर्तन प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को दुनिया के साथ विलय करने के लिए प्रकृति के सार को महसूस करने की आवश्यकता होती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि परिवर्तित शरीर को प्राकृतिक दुनिया द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। झो जू के बोलने के बाद फैंग वांग अनिवार्य रूप से स्वर्ग में प्रवेश कर गया। महल। हमेशा की तरह अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद झो जू ने बस फैंग वांग को स्थिर दृष्टि से देखा। वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। अपनी आंखों में एक पल की अनुपस्थित भावना के बाद फैंग वांग ने एक गहरी सांस ली और टिप्पणी की, वास्तव में परिवर्तन तकनीक गहन और अथाह है। झो जू के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे जब उसने कहा, छोटी सफलता प्राप्त करने में लगभग 1 या 2 दशक लगेंगे और महान पूर्णता के लिए 50 साल। जब आप महारत के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो आपको मंत्र का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एकमात्र विचार से आप एक ब्लैक हॉक में बदल सकते हैं। आपकी आभा एक सामान्य ब्लैक हॉक से अलग नहीं होगी। हाँ, मैं कठिनाई महसूस कर सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। फैंग वांग ने आह भरी। अरे, उसे एक परिवर्तन तकनीक का अभ्यास करने में 94 साल लग गए। सौभाग्य से महान पूर्णता पर ब्लैक हॉक तकनीक उसे बिना किसी तैयारी के और आध्यात्मिक शक्ति के किसी भी रिसाव के बिना तुरंत ब्लैक हॉक में परिवर्तित करने की अनुमति देगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह पहले से ही ब्लैक हॉक तकनीक में निपुणता हासिल कर चुके हैं। इसके बाद फैंग वांग ने उनसे पिछले वर्षों के अनुभवों के बारे में पूछा। झो जू ने अपने कुछ रोमांचों को साझा करने के लिए चुना। उसने क्यूई राजवंश को भी छोड़ दिया था और उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा की थी, जिससे फैंग वांग को उसके घूमने की प्रवृत्ति पर आश्चर्य हुआ। 1 घंटे बाद फैंग वांग झो जू के गुफा निवास से बाहर निकल आया। जैसे ही पहाड़ का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, वह मुख्य मध्याह्न रेखा की ओर उड़ गया। उसकी बाहों में मौजूद जियाओजी अभी तक जागा नहीं था, जबकि फैंग वांग ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। 94 वर्षों तक ब्लैक हॉक तकनीक का अभ्यास करने का मतलब था कि उसे नए सिरे से तैयारी करनी थी कि वह गुआन क्युक्सियन से कैसे बात करेगा। मुख्य मध्याह्न रेखा के शिखर की ओर जाते हुए वह शियुआन हॉल के सामने उतरा। नीचे चौक की सफाई कर रहे शिष्य ने बिना ज्यादा सोचे समझे बस ऊपर देखा। हालांकि एक शिष्य को कुछ एहसास हुआ। उसने फिर से ऊपर देखा और उत्साह से भरी आंखों से चिल्लाया, भाई फैंग वांग। जैसे ही ये शब्द निकले, सफाई कर रहे अन्य शिष्य आश्चर्य से देखने लगे। यहाँ सफाई का काम वास्तव में सफाई के बारे में नहीं था। आखिरकार साधक जादू का इस्तेमाल करते थे और आसानी से सफाई कर सकते थे। आमतौर पर सफाई करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों ने कुछ गलती की थी और इस कार्य का उपयोग अपने मन को शांत करने और चिंतन करने के लिए किया था। इस जगह को साफ करने की अनुमति वाले लोग कम से कम तलवार के शिष्य के स्तर के थे। फैंग वांग ने नज़र घुमाए और महसूस किया कि वह व्यक्ति कुछ हद तक परिचित लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने शियुआन हॉल का गेट खुलता देखा और तुरंत अंदर कदम रख दिया। जिस शिष्य ने फैंग वांग को पहचाना, वह आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। देखा, फैंग भाई ने मेरी ओर देखा। मैंने आप लोगों को बताया है, फैंग वांग भाई संप्रदाय में काफ़ी एकांत प्रिय हैं। बहुत कम शिष्य हैं जो उनसे बातचीत कर सकते हैं। सौभाग्य से मैं झो बो उनमें से एक हूँ। क्या आप भाई फैंग वांग के गुप्त शौक जानना चाहते हैं? आसपास के शिष्यों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। यद्यपि वे संशयी थे, फिर भी वे उसकी बकबक सुनने के लिए उत्सुक थे। दूसरी ओर फैंग वांग ने शियुआन हॉल में प्रवेश किया और गुआन क्युक्सियन से मिलने के लिए आगे बढ़ा। गुआन क्युक्सियन अपनी चटाई पर बैठे और फैंग वांग की ओर देखकर मुस्कुराए। फैंग वांग के सम्मान व्यक्त करने के बाद गुआन क्युक्सियन ने पहल करते हुए पूछा, इन वर्षों में आपका अभ्यास कैसा रहा है? फैंग वांग ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया।
संप्रदाय के नेता और गुरुदेव, उनकी देखभाल के कारण मैं अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाया हूँ। अब आपने कौन सा क्षेत्र प्राप्त कर लिया है? गहन हृदय क्षेत्र। हम नहीं, क्या गहन हृदय क्षेत्र? गुआन क्यूक्सियन पहले तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसका स्वर आश्चर्य से भर गया। हालांकि फैंग वान की ताकत को केवल दायरे में नहीं मापा जा सकता था, लेकिन उसके असली दायरे को उजागर करना कोई समस्या नहीं थी। इससे उसे गुआन क्यूक्सियन से और भी अधिक मान्यता प्राप्त करने में मदद मिल सकती थी। फैंग वान ने सिर हिलाया। ये देखकर गुआन क्यूक्सियन ने खुद को संभालने की कोशिश की और भावुक होकर कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, फैंग वान, तुमने सच में मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। मैंने शुरू में सोचा था कि अगर तुम 40 साल की उम्र तक गहन हृदय क्षेत्र तक पहुंच सकते हो तो ये काफ़ी प्रभावशाली होगा, ये देखते हुए कि तुमने 16 साल की उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी। लेकिन अब मेरे अनुमान से तुम केवल 30 साल के हो, है ना? जितना अधिक गुआन क्यूक्सियन ने फैंग वान को देखा, उतना ही वह संतुष्ट हो गया। फैंग वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संप्रदाय नेता के उपकार के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपने मंत्र दिए और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की, इसलिए आज मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ। गुआन क्यूक्सियन ने हंसते हुए कहा, जैसा कि तुम्हें करना चाहिए। वास्तव में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आत्मिक खजाने का स्तर उजागर हो गया है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 70-67 प्रतिभाओं का जमावड़ा, एक बेजोड़ आगमन, तीसरा अपडेट _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। C 70-67 प्रतिभाओं का जमावड़ा, एक बेजोड़ आगमन, तीसरा अपडेट _1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 70, अध्याय 67 प्रतिभाओं का जमावड़ा, एक बेजोड़ आगमन, तीसरा अपडेट _1। अनुवादक 54,96,90,339। गुआन क्यूक्सियन की पूछताछ का सामना करते हुए फैंग वान ने एक कड़वी मुस्कान का नाटक किया और कहा, संप्रदाय नेता, मैं इस मामले के कारण ही आया था। मैं और मेरे गुरु कभी भी ऐसी खबर नहीं फैलाएंगे। इसे कौन लीक कर सकता है? निश्चित रूप से यह झोउ जिंगशी नहीं था। ये सुनकर गुआन क्यूक्सियन की मुस्कान जम गई और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, इसमें वाकई कुछ गड़बड़ है। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा है। उनका कहना है कि यह तीसरी नस का शिष्य था जिसने इसे लीक किया था। उस शिष्य को एक राक्षसी साधक ने पकड़ लिया था जिसने ग्रेट एबिस गेट के बारे में जानकारी मांगी थी, इसलिए उसने आपके आत्मा खजाने के ग्रेड का खुलासा किया। उसे यकीन था कि आपकी वृद्धि दर संभवतः रहस्यमय मूल खजाने की आत्मा से नहीं हो सकती। शायद ये वास्तव में एक आकस्मिक चूक थी। वह शिष्य अब मर चुका है, जिससे कहानी की पुष्टि करने वाला कोई नहीं बचा है। मुख्य मुद्दा यह है कि इस मामले ने तियानशु संप्रदाय के फुजुवांजी की भविष्यवाणियों को आकर्षित किया है। वह बूढ़ा अमर आकाशवाणी करने वाला वास्तव में इसमें बहुत कुशल है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मामला एक कील ठोंके हुए ताबूत की तरह मजबूती से तय हो गया। अब हर संप्रदाय ने लोगों को भेजा है और वे सभी प्रतिभाशाली लोग आपके साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। ये कहते हुए गुआन क्यूक्सियन ने आह भरी। फैंग वान ने उसके व्यवहार को देखकर उसे सच्चा माना। ये जो जू ने जो बताया था उससे मेल खाता था, जिससे पता चलता था कि लू युवानजुन ने अभी तक गुआन क्यूक्सियन को फैंग निवास की घटना के बारे में नहीं बताया था। इसके अलावा एक बार जब ये पता चला तो भूत यंत्र की बात अब और नहीं छिपाई जा सकती थी। गुआन क्यूक्सियन की एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी। भले ही वह लू युवानजुन को मौत तक बचाए, लेकिन वह एक बुरी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देगा। फैंग वान ने गुआन क्यूक्सियन का परीक्षण न करने का फैसला किया। अब वह गुआन क्यूक्सियन की नज़रों में और ग्रेट एबिस गेट के भीतर अपनी स्थिति में सुधार करना चाहता था। जब लू युवानजुन और झाओ जेन का सामना करने और निर्णायक ब्रेक लेने का दिन आया तो ग्रेट एबिस गेट और गुआन क्यूक्सियन दोनों के पास उसके साथ खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार वह दिन दूर नहीं है। आज तक लू युवानजुन और झाओ जेन के लिए फैंग वान की नफरत अब उतनी गंभीर नहीं रही जितनी पहले थी। आखिरकार वह इतने सालों से स्वर्गीय महल में था और यहाँ तक कि सबसे गहरी दुश्मनी भी कम हो जाएगी। बेशक एक बार जब वह काफ़ी मजबूत हो गया तो वह अपने परिवार के लिए भविष्य के किसी भी खतरे को रोकने के लिए इन दोनों को आसानी से कुचल देगा। चलो व्यापार की बात करते हैं। स्वर्ग युआन आत्मा खजाने का मामला व्यापक रूप से फैल चुका है। हमारा ग्रेट एबिस गेट अब इसे और नकार नहीं सकता। पिछले साल से ग्रेट एबिस गेट पर कई प्रतिभाशाली लोग आ रहे हैं जो आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। वे अभी भी ग्रेट एबिस गेट पर ही रह रहे हैं। कुछ अपनी इच्छा से आए थे, जबकि अन्य को उनके संप्रदायों ने आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भेजा था। आप उनसे मुकाबला क्यों नहीं करते? गुआन क्यूक्सियन ने जांच करने वाले लहजे में पूछा। उसके दिल में अपराधबोध था। उसे लगा कि वह फैंग वान की रक्षा करने में विफल रहा है। अगर फैंग वान आगे नहीं आना चाहता तो वह अपने दांत पीस कर मना कर देगा। मैं संप्रदाय नेता के आदेशों का पालन करूंगा, फैंग वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और बात पर सहमति जताई।
संप्रदाय को गौरव दिलाने के लिए क्या इससे संप्रदाय के भीतर उसका दर्जा ऊंचा नहीं हो जाएगा? बेशक इससे ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन हर निर्णय के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और जब तक फायदे नुकसान से अधिक हों तब तक ये स्वीकार्य था। इसके अलावा इतने वर्षों तक खुद को रोके रखने के बाद वह अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए उत्सुक था। गुआन क्यूक्सियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, 6 महान संप्रदायों और 5 महान परिवारों से 13 प्रतिभाशाली लोग हैं और 2 लापरवाह साधक भी हैं। हालांकि उनके गुरु वर्तमान युग के एकांतप्रिय विशेषज्ञ हैं जो सांसारिक मामलों से दूर रहते हुए भी व्यापक प्रसिद्धि रखते हैं, और यहाँ तक कि महान रसातल द्वार को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। फैंग वांग ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, तो संप्रदाय के नेता, एक तारीख चुनिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सभी को एक साथ आने दो। सभी एक साथ। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, चलो एक बार में ही सब कुछ तय कर लेते हैं। चूंकि वे सभी प्रतिभाशाली हैं तो निश्चित रूप से उनकी साधना संघनन आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंची होगी, है न? ऐसा कैसे हो सकता है? संघनन आत्मा क्षेत्र दाची साधना क्षेत्र का शिखर है। 9 महान संप्रदायों में से कुछ संप्रदाय नेता संघनन आत्मा क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। गुआन क्यूक्सियन ने अपना सिर हिलाया और फैंग वान की ओर देखा। अचानक उसे बेतुकापन महसूस हुआ। ऐसा कैसे हो गया कि फैंग वांग उससे ज्यादा शांत लग रहा था? वह एक जूनियर की तरह व्यवहार कर रहा था, फैंग वांग जितना शांत नहीं था। हालांकि फैंग वांग शांत था या अहंकारी, इसका निर्धारण युद्ध चुनौतियों के परिणाम से ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो इसे अब से 7 दिनों के लिए सेट करते हैं। दोपहर में संप्रदाय के मुख्य शहर के युद्ध मंच पर हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। यदि आप उन सभी को हरा देते हैं तो आपको अतिरिक्त 5 लाख संप्रदाय योगदान और नस दमन परम कला तक पहुंच मिलेगी। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विरासत चुन सकते हैं। ये कैसा लगता है? गुआन क्यूक्सियन ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह फैंग वान को घूर रहा था। फैंग वान ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद संप्रदाय नेता। गुआन क्यूक्सियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और दिल खोलकर हंसा। फिर कुछ सलाह देने के बाद उसने फैंग वान को जाने की अनुमति दी। मुख्य मध्याह्न रेखा को छोड़कर फैंग वान तीसरी नस में वापस नहीं लौटा, बल्कि ग्रेट एबिस गेट में अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने चला गया। झोउजू द्वारा चुने गए परिवार के सदस्य बचपन से ही फैंग वान के साथ बड़े हुए थे और उनका रिश्ता पहले से ही मजबूत था। फैंग वान को चिंता थी कि अगर वह उनसे मिलने नहीं गया तो वह उन्हें भूल सकता है। सूर्यास्त के बाद चंद्रोदय। अगले दिन एक ऐसी खबर आई जो ग्रेट एबिस गेट में जंगल की आग की तरह फैल गई। फैंग वान, जो 10 वर्षों से बंद कमरे में साधना कर रहा था, अब उभर कर सामने आ चुका था और अन्य संप्रदायों और महान परिवारों की प्रतिभाओं से चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार था। सभी 9 शिराएं गूंज उठीं। जब से स्वर्ग युवान आत्मा खजाने की बात फैली थी, सभी शिराओं के शिष्यों में फैंग वान के प्रति जिज्ञासा, प्रत्याशा और संदेह भरा हुआ था। अब जब उन्होंने सुना कि फैंग वांग लड़ने जा रहा है तो वे उत्साहित क्यों न हों। संध्या। 5वीं शिरा के पर्वत शिखर पर एक गुफा निवास के भीतर फैंग वांग अपने चचेरे भाई फैंग जिगेंग के साथ शराब पी रहा था और फैंग निवास में अपने बचपन की मनोरंजक घटनाओं के बारे में हंसी खुशी बातचीत कर रहा था। फैंग जिगेंग आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि वह फैंग हान्यू की तरह प्रसिद्धि तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फैंग परिवार के शिष्यों के बीच उसकी साधना प्रगति औसत से ऊपर मानी जाती थी। उनका रूप रंग साधारण था, ऐसा कि भीड़ में उनका कोई सानी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आमतौर पर शांत रहने वाले और ज्यादा संपर्कों से दूर रहने वाले वह फैंग वान को देखकर बहुत खुश हुए और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान छाई रही। फैंग हान्यू की राय उनके बारे में बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि वे फैंग परिवार के शिष्यों में साधना में सबसे अधिक मेहनती थे। हालांकि उन्होंने अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे उतरने का साहस नहीं किया था, लेकिन वे या तो संप्रदाय के कटाई और रोपण के कार्यों में लगे हुए थे या वे अपने गुफा निवास में रहते थे। भाई फैंग वांग। पहाड़ी द्वार के बाहर से एक महिला की आवाज आई जो सबसे छोटी फॉन्गशिन की थी। फैंग जिगेंग तुरंत दरवाजा खोलने के लिए गया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए गुफा का निवास बहुत छोटा था और उसे पहाड़ के द्वार तक पहुंचने में बस कुछ ही कदम लगे। चूंकि फैंग वांग पहले फैंग शिन से मिलने गया था, इसलिए वह जानती थी कि फैंग वांग फैंग जिगेंग के गुफा निवास में है। अब 29 साल की हो चुकी फैंग शिन अब पहले जैसी बचकानी नहीं रही, लेकिन फिर भी जिंदा दिल थी। वह जल्दी से फैंग वांग के पास गई और पूछा, भाई फैंग वांग, क्या तुम प्रतिभाशाली लोगों से लड़ने जा रहे हो? और तुम ये सब एक ही दिन में लगातार लड़ाइयों में करने जा रहे हो? उसके पीछे चलते हुए फैंग जिगेंग ने ये सुना और वह भावुक हो गया। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। फैंग वांग ने अपना वाइन कप घुमाया और हंसते हुए कहा, मम्मा, वे लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनका सामना करना ही सही है। मुझे ये थकाऊ लगता है, एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर देना बेहतर है। इसे हल्के में मत लीजिए। मैंने सुना है कि द क्यूई तलवार संत के शिष्य ने 10 साल से अधिक समय पहले गहन हृदय क्षेत्र में प्रवेश किया था। फैंग जिगेंग ने बैठते हुए चेतावनी दी। यद्यपि वह फैंग वांग जैसी प्रतिभा की दुनिया को समझ नहीं सका, फिर भी वह उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। फैंग वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। बस इंतजार करो और मुझे जीतते हुए देखो।
फोंगशिन ने प्रशंसा के साथ फोंगवान को देखा और पूछा, भाई फोंगवान, यदि आप उन प्रतिभाओं को हरा देते हैं तो क्या आप महान के शीर्ष शिष्य बन जाएंगे? रसातल द्वार। जब से फेंगवान के स्वर्ग युवान आत्मा खजाने का खुलासा हुआ, तब से अधिकांश शिष्यों का मानना था कि वह अगला शीर्ष शिष्य बनेगा। साधना जगत में प्रतिभा का सम्मान किया जाता है और ऐसी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शिष्य के व्यवहार से पोषित होने की हकदार होती है। फेंगवान ने अपना सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक कदम और करीब पहुंच सकता हूं। वे तीनों शीर्ष शिष्य के पद के बारे में बात करने लगे। ग्रेट एबिस गेट पर पद हमेशा से खाली रहा है, जब से आखिरी शीर्ष शिष्य की ची डेविल संप्रदाय के एक राक्षसी साधक के हाथों मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुआन क्यूक्सियन ने कोई नया नियुक्त नहीं किया था और निजी तौर पर सभी शाखाओं के शिष्यों का मानना था कि यह पद लू युवानजुन के लिए आरक्षित किया जा रहा है। जैसे जैसे फेंगवान सत्ता में बढ़ता गया, संप्रदाय के शीर्ष शिष्य की स्थिति बहुत रहस्य का विषय बन गई। लोग एक नए व्यक्ति को पुराने नंबर एक प्रतिभा को चुनौती देते हुए देखना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लू युवानजुन ने उस समय जूलैन को चुनौती दी थी। अब कई शिष्य उत्सुक हैं कि संप्रदाय का नेता आखिरकार किसे चुनेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। केवल 6 दिन बचे होने के बावजूद फेंगवांग अभी भी अपने गुफा निवास में वापस नहीं लौटा था। वह अक्सर अन्य फैंग परिवार के शिष्यों के निवासों में जाता रहता था। जियाओजी बहुत पहले ही जाग चुका था, लेकिन तीसरे दिन तक फेंगवांग की बाहों में छिपा रहा, जब फेंगवांग ने उसे अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाने के लिए जबरदस्ती बाहर निकाला। उसके बाद जियाओजी खुल गया और अक्सर फेंगवांग और उसके रिश्तेदारों के बीच बातचीत में शामिल हो गया। 7वें दिन भोर होते होते संप्रदाय का मुख्य शहर लोगों से खचाखच भर गया था। शिष्य युद्ध मंच के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। वे स्वर्गीय युवान आत्मा खजाने की भव्यता को देखने के लिए उत्सुक थे। 10 साल पहले 9 वेन्स कॉम्बैट मेथड के नाम से मशहूर कॉम्बैट टूर्नामेंट के दौरान हालांकि फेंगवान का प्रदर्शन सनसनीखेज था, लेकिन यह ज्यादातर त्वरित जीत थी जिससे उसकी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं हो पाया। अब जब प्रतिभाएं इकट्ठा हो रही थीं, तो शिष्य फेंगवान की शक्ति की सीमाओं को देखने के लिए उत्सुक थे। तीसरे मेरिडियन शिष्यों को फेंगवान पर गर्व था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे फेंगवान की खूबियों के बारे में हर जगह बात फैला रहे थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि फेंगवान व्हाइट गार्मेंट एस्टोनिशिंग स्वान था, हालांकि यह नाम कल्टीवेशन वर्ल्ड में फीका पड़ गया था। फेंगवान को चुनौती देने आए प्रतिभाशाली लोगों में हॉल्ट का रिकॉर्ड व्हाइट गार्मेंट एस्टोनिशिंग स्वान से ज्यादा मजबूत था और उसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा थी। ग्रेट एबिस गेट के अतिथि साधक भी आ गए और संप्रदाय के मुख्य शहर में शोर इतना तेज हो गया कि कान फट गए। फेंगवान और प्रतिस्पर्धी प्रतिभाओं के बारे में अफवाहें पूरे मुख्य शहर में फैल गईं। जब उनके जीवन आत्मा खजाने की बात आई तो इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास शीर्ष श्रेणी के रहस्यमयी तत्व आत्मा खजाने थे, जो फेंगवान से कहीं ज्यादा थे। लेकिन ये प्रतिभाशाली लोग लू युवानजुन से ज्यादा उम्र के थे, परम कलाओं में निपुण थे और उनके पास भयंकर युद्ध रिकॉर्ड थे। प्रतिभा के प्रभामंडल को एक तरफ रख दें तो वे पहले से ही द क्यूई साधना क्षेत्र में मजबूत व्यक्ति थे। सभी पक्षों के कृषकों की नज़र में ये लड़ाई पीढ़ियों के बीच की प्रतियोगिता थी। लू युवानजुन के पृथ्वी मूल आत्मा खजाने के साथ उदय ने द क्यूई साधना क्षेत्र के पैटर्न को बाधित कर दिया था। अब स्वर्ग युवान आत्मा खजाने के उभरने के साथ 8 महान संप्रदायों और विभिन्न शक्तिशाली परिवारों के लिए खतरा महसूस न करना असंभव है। ये जांच केवल ग्रेट एबिस गेट का आंतरिक मामला नहीं था, ये पूरे साधना जगत में फैलने के लिए बाध्य था। दोपहर के समय गुआन क्यूक्सियन 9 मेरिडियन के शीर्ष मास्टर्स और दर्जनों बुजुर्गों के साथ पहुंचे, जिनमें झाओ चुवानकियान टास्क हॉल से एल्डर झांग और लालची स्लीपर शामिल थे। हालांकि उपसंप्रदाय नेता चेनंशी नहीं आए। 8 बुजुर्ग लोग युद्ध मंच के चारों ओर फैलकर अपनी संरचना तैयार करने लगे। लू युवानजुन, शूलांग, ये जियांग, यान फेयुए, गोली और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी वहां आ गए थे और एक साथ खड़े होकर दिन भर की लड़ाइयों पर चर्चा कर रहे थे। जल्द ही जोउजू भी उनके साथ शामिल हो गया। ग्रेट एबिस गेट के भीतर प्रतिभाशाली लोगों के बीच मंडलियां थीं। हालांकि लू युवानजुन मिलनसार था, लेकिन ट्रेजर स्पिरिट ग्रेड में वास्तविक अंतर का मतलब था कि जिन लोगों के पास अपेक्षित ग्रेड नहीं था, वे उनकी बातचीत में दखल देने की हिम्मत नहीं करते थे। द क्वी के सम्राट झाओ झैन तृतीय मेरिडियन शिष्यों के एक समूह से घिरे हुए वहां पहुंचे और यह स्पष्ट था कि उनके बीच उनकी प्रतिष्ठा थी। कुछ समय बीतने के बाद फोंगवान को चुनौती देने वाले प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक आने लगे। प्रत्येक के आगमन पर आसपास खड़े शिष्यों में चर्चा होने लगी और उनके कार्यों की कहानियां मुंह से मुंह फैलने लगीं। वह निलंबित विशाल तलवार संप्रदाय से लियू जुन है, जो जू क्यूमिंग के बाद दूसरे स्थान पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसने 4 साल पहले गहन हृदय क्षेत्र में कदम रखा था। हमारे समय की ये अद्वितीय प्रतिभाएं सचमुच असाधारण शालीनता के साथ सामने आती हैं। अद्वितीय प्रतिभाएं, मजाक, स्वर्ग युवान आत्मा खजाने की तुलना में वे क्या हैं? तलवार संत के शिष्य सोंग जिन्युवान, ऐसा कहा जाता है कि उनकी तलवार की मंशा एक परिवर्तनकारी क्षेत्र तक पहुंच गई है। भाई फेंगवान कहाँ हैं और वे कब दिखाई देंगे? लगातार 13 दुर्जय प्रतिभाओं का सामना करते हुए ये कल्पना करना कठिन है कि वे कैसा प्रदर्शन करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।